गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली यही है कि आज हम लोग का डे 7th टेस्ट जो ऑलरेडी हो चुका है उसकी एक्सप्लेनेशन होगी इस वीडियो में। तो अभी तक 7 टेस्ट हुए हैं मान लो, ठीक है, मान लो क्या हो ही गए 7 टेस्ट। 8वां टेस्ट आज आपको शाम के 8 बजे है। इस 7 जो रिवीजन थ्रू MCQs EPFO टेस्ट है उसमें हम लोगों ने 550 क्वेश्चंस देखा है अप्रॉक्स हर एक टेस्ट में, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने 350 क्वेश्चंस को देख लिया है। अब इस 350 क्वेश्चंस की जब आप एक्सप्लेनेशंस को देखोगे तो मुझे लगता है जैसे 350 × 3 तो कम से कम कर ही लो। इतने क्वेश्चन के साथ साथ सारे एक्सप्लेनेशन को ऐड करोगे तो बहुत ही आपको 1000+ चीज़ें, 1000+ कंसेप्ट आ गया होगा। मतलब 7 दिन में 7 टेस्ट में आपको इतनी सारी चीज़ें अगर मैंने दे दी हैं तो यही अगर हमारा टेस्ट 25 चला जाए तो फिर कितना इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल होगे तो मैं इसको एक दिन में 2-2 भी मतलब कर सकता हूँ, बट ठीक है अभी एक एक करके ही चलते हैं बिना किसी गैप के। तो ये हमारा EPFO EOA एंड APFC रिवीजन थ्रो टेस्ट है और इसमें जो टॉपिक्स थी टेस्ट 7 में बेसिकली वो आपको फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया सेकेंड फेज, दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इन द सेकेंड फेज, दैट इज 1915, गांधी जी के अराइवल के बाद 1935 तक हम लोगों ने इसको टेस्ट के फॉर्मेट में रखा था। जो भी इसको सीरियसली तैयार कर रहे होंगे वो आराम से इस टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे तेजी से बाय यूजिंग द शॉर्ट नोट्स विच आई हैव प्रोवाइडेड इन द ग्रुप, इन द मेंटरशिप ग्रुप। आराम से इसको इस टेस्ट को अटेंड कर लोगे। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में मुश्किल से आपको 10 से 15 या 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए अगर आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है बार बार तो, ठीक है। उसके साथ साथ इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट, सोशलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हम लोगों ने देखा था। फिर साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट को देखा था। ये 5 टॉपिक आपको ओवरऑल 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये दिखेगा, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें ओल्ड NCERT क्लास 8 से फिर 10th में फिर 12th में दिख जाएगा। ओल्ड को फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। न्यू NCERT क्लास 12th में मिल जाएगा। जनरल साइंस में बायोलॉजी वाले सेगमेंट में टिश्यू, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम लोगों ने 3 टॉपिक को दिया था। एक तो टिश्यू है, फिर हेरिडिटी था एंड इवोल्यूशन था, ठीक है। ये आपको NCERT क्लास 9th 10th एंड 11th वाले चैप्टर में चैप्टर स्पेसिफाइड कर दिया गया था कल। तो बेसिकली ये हमारा टेस्ट सीरीज मॉड्यूल चल रहा है, इसको आराम से फॉलो करते चलो। जो अभी देखो 20 दिन बचा है। अब इस 20 दिन को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो तो देखो मैं आपको बताता हूं। देखो सीधी सी बात है, जब भी आप इसको फॉलो करते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि मैंने ऑलरेडी आपको ये बता रखा है कि आप लास्ट की 1 मंथ में क्या करोगे, ठीक है। लास्ट की 1 मंथ को किस तरीके से लेके चलोगे। अब लास्ट के 1 मंथ में मैंने क्या किया था, मैंने 3 ब्लॉक बनाए थे। 3 ब्लॉक बनाए थे। उस तीनों ब्लॉक में मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी ब्लॉक आपको डेली फॉलो करनी है, कौन कौन सी ब्लॉक आपको कब फॉलो करनी है। ये मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो इस तीनों ब्लॉक में जैसे हम लोगों ने रखा था, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि इसमें प्रायोरिटी 1 टॉपिक थी, इसमें प्रायोरिटी लिस्टिंग 2 थी। इसमें जो कॉमन टॉपिक होती हैं जो कि प्रायोरिटी के साथ पैरेलल चलती हैं, जैसे मान लो CSAT की पोर्शन हो गया, फिर इंग्लिश का सेगमेंट हो गया, फिर करंट अफेयर का सेगमेंट हो गया। ऑलरेडी हम लोगों ने करंट अफेयर में 8-10 टेस्ट देख रखा है तो उससे बाहर मत ही समझना कि उससे ज़्यादा कुछ होगा। अपडेटेड PDF भी अपडेटेड है ग्रुप में, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो इसके साथ इसको पैरेलल लेके चलना है, फिर इसके साथ इसको पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमेशा कॉमन रहेगा। इसको मैंने पिछले 10 दिन पहले ही बता दिया था, लास्ट 30 डेज के प्रोग्राम में, ठीक है। और रही बात जो एक्स्ट्रा टॉपिक से इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज हो गया, फिर अकाउंटेंसी हो गया, जो कंप्यूटर अभी हम लोगों ने अरिहंत से देखा, उसको आप एज इट इज़ फॉलो करो। PYQs पे फोकस रखो। देखो अभी क्या करना है ना, बहुत ज़्यादा अभी डर लगेगा कि पता नहीं क्या पूछेंगे अकाउंटेंसी में, लेबर लॉज में। इतना घबराने की बात नहीं है। PYQs को फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, ठीक है। मेरा ये कहना है। और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा आपको, बहुत ज़्यादा फुल मॉक के पीछे मत भागना। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि ऐसे कोचिंग्स हैं, ऐसे जो इरेलेवेंट कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं और कुछ भी कहीं से कुछ भी उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप यहाँ पे अपना रिवीजन बेस्ड मॉड्यूल रखो खुद के अंदर, क्योंकि देखो रिवीजन बेस्ड मॉड्यूल होगा वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको, बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट करो, अगर आप रिवीजन बेस्ड मॉड्यूल पे रहोगे तो आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको समझ में आएगी हाँ ये चीज़ें यहाँ से पूछा गया है। जैसे मैंने स्टैटिस्टिक की एक PDF दी आपको, ठीक है। उसको अगर आप फॉलो कर चुके होगे, क्वेश्चन वहीं से आएगा 2 क्वेश्चन। अब उसके लिए आप फिर से जाओगे टेस्ट सीरीज टेस्ट लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे, आप उसको याद करने की कोशिश करो ना। मीन मीडियन मोड की फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। किस तरीके से आपका कर्व शिफ्ट हो रहा है वो देखने की कोशिश करो, बेसिक्स को समझने की कोशिश करो, बार बार रीड करो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा 4-5 मॉक दे लेना। मॉक के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागना, सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न होता है कभी कभी क्या होता है, हमारे जो मॉक डिज़ाइन करते हैं वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होता है, उनको कोई लेना देना नहीं है हमारे मेन एग्जाम से। खास करके UPSC एग्जाम में ये काफ़ी देखा जाता है, ठीक है। तो इस बात के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। और आज टेस्ट 7 है, शाम में टेस्ट 8 हो जाएगा, कल टेस्ट 9 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू चलेंगे। 20-25 टेस्ट मैं लूँगा। ऑब्वियसली ऑलरेडी मैंने 15+ टेस्ट ले रखा है। करंट अफेयर के 8-10 हो गए, 7-8 आपको GS का हो गया, तो टोटल मिला के 50-45 टेस्ट तो मैं मतलब पूरा कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो अब आराम से इसको दो
और कोई इशू होता है डायरेक्टली, अगर आप चाहते हो मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट लेना, वैसे तो अब टाइम कम है, वैसे वो आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9773761359। हाँ, इस टेस्ट को देना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और इस टेस्ट के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्लस अकाउंटेंसी, ये सब चीज़ों को अगर पढ़ना चाहते हो वीडियो के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9773761359। और करंट अफेयर मॉड्यूल भी इसी में हो जाएगा, और टेस्ट जितना होगा वो सारा आप दे सकते हो समय से पहले। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन टेस्ट जो होता है वो आपको मेंटरशिप के ग्रुप में ही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7 अच्छा हाँ, एक कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर एक काम करो, ये जो 1 आवर 30 मिनट आप लेते हो इसमें आप 100 क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। आप ट्रस्ट करो, इस 50 क्वेश्चन को मैं 150 क्वेश्चन की तरह सॉल्व करता हूँ। आपको अगर लगता है तो मैं इस 1 आवर 30 मिनट में मैं अगर 150 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, अगर मुझे सिर्फ आंसर की बताना हो तो। बट मैं आंसर की नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान रहे हैं तो उनके बारे में फिर बरिंद्रनाथ टैगोर को भी जान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जानोगे चीज़ों को तो बहुत आसान हो जाता है एग्जाम में खास करके। अदरवाइज आप अपनी तरीके से पढ़ते होगे, सिर्फ आंसर देख के याद कर लिए, मेमोराइज कर लिए, आगे बढ़ गए तो ठीक है, मतलब। लेकिन अगर आप मान लो एक ऑप्शन को अगर आप डिसइंटीग्रेट करते हो, तोड़ते हो छोटे छोटे सेगमेंट्स में, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग जानते हो, तो आपका एग्जाम निकलना आसान हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल, हमारा टेस्ट 7, एंड यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। ठीक है, हेलो एवरीवन, सो यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड दिस इज द डे 7th है, जिसमें एनसीईआरटी, यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम की जो हम लोग एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यूज जो हम लोग का सीरीज है वो चल रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये जान लो, अभी तक जो हम लोगों ने फिनिश किया है, आज के बाद 8th जो शेड्यूल होगा 8th डे का, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, साथ में पैरेलली जो अभी बायो वाला सेगमेंट चल रहा है वो चलते रहेगा, एंड देन वी विल शिफ्ट टू फिजिक्स सेगमेंट। ठीक है, फिजिक्स खत्म होने के बाद फिर हम लोग इंडियन पॉलिटी और साथ में इन्वायरमेंट को लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेगमेंटेशन रखेंगे ताकि चीज़ें आसान रहें आपके लिए। ठीक है, आज हमारा डे 7 एंड स्टार्ट करते हैं डे 7 की। जो हम लोग का टॉपिक कंसर्न था इंडियन नेशनलिज्म सेकेंड फेज, दैट इज 1915 टू 1935, एंड जनरल साइंस बायो वाले सेगमेंट में टिश्यू, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले टॉपिक को। ठीक है, कुछ टॉपिक ओवरलैप किया है लास्ट डेट से, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ और क्वेश्चंस मुझे देने चाहिए थे इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू जलियांवाला बाग मैसेकर है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के रेस्पेक्ट में हमें बताना है, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। महात्मा गांधी रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। आपको नाइटहुड पढ़ के थोड़ा सा याद आएगा कि हाँ ठीक है, नाइटहुड तो हमने कहीं देखा है, तो कहाँ देखा है वो भी हम लोग बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड टू प्रोटेस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है ना, तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर था उसके कॉन्टेक्स्ट में उससे दुखी होके महात्मा गांधी ने रिनाउंस कर दिया। किसको रिनाउंस कर दिया? तो नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया। देखो, सबसे बड़ा क्लीचे पॉइंट तो यही है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, जिसको आप अमृतसर मैसेकर कहते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए, बेसिकली बहुत ही गुस्सम एग्जीक्यूशन था, जहां पे कहते तो हंड्रेड्स हैं लेकिन हुए थे थाउजेंड्स, लगभग 1200-1300 के आसपास इनोसेंट लोग मरे थे। और ये जो ऑर्डर दिया गया था जलियांवाला बाग मैसेकर वाला, वो ब्रिगेडियर REH डायर था, मतलब ब्रिगेडियर REH डायर थे। ठीक है ना, इसमें हैरी डायर आएंगे, REH डायर, ये ध्यान रखिएगा, H आएगा बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डायर से 2 आएंगे, जिनको मारा जाएगा वो कोई और डायर होंगे, तो ये कंफ्यूजन हमेशा होता था बिटवीन इंडियन नेशनलिस्ट, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज एंड द वाइट्स। ठीक है, चलिए, तो स्टेटमेंट 1 तो क्यों इनकरेक्ट है ये हम लोग समझते हैं। तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने रिनाउंस किया था नाइटहुड को। नाइटहुड किसके द्वारा रिनाउंस किया गया था? रिनाउंस कर दिया गया था, रिनाउंसिएट कर दिया गया था, ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, और ये नाइटहुड इनको कब मिला था? इनको मिला था 1915 में। 1915 में इनको ये नाइटहुड मिला था, जिसको इन्होंने 1919 के इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग के बाद रिटर्न कर दिया था। ठीक है, गांधी जी को एक टाइटल मिला था, गांधी जी को वो टाइटल मिला था कैसर-ए-हिंद, कैसर-ए-हिंद का टाइटल। तो स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। चलिए सेकंड देख लेते हैं। कह रहा है सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल जो थे वो अरेस्ट किए गए थे इमीडिएटली आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो देखो, यहां पे ही एक क्लिच पॉइंट मिल जाएगा, आप तुरंत से इसको एलिमिनेट कर सकते हो।
आफ्टर की बात तो यहीं पे रिमूव कर दोगे, क्योंकि इनको पहले अरेस्ट किया गया था और वो जो गैदरिंग्स था ना वो इनके ही प्रोटेस्ट में किया गया था। सेकंड भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। पंजाब में 9 अप्रैल 1919 को 2 नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया जाता है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा बिना किसी प्रोवोकेशन के। मतलब इन्होंने किसी चीज़ के बारे में इंसाइट भी नहीं कराया था, लेकिन इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो इंडियन जो होते हैं वो रिसेंट करते हैं, रिसेंटमेंट में आते हैं, और बहुत सारे इंडियन प्रोटेस्टर जो होते हैं वो गैदर होते हैं 10 अप्रैल को कि अपनी सॉलिडेरिटी को शो करेंगे अपने लीडर्स के साथ। सो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। चलिए, पहला दूसरा तो रॉन्ग हो गया, तो अब हमें इतना पता चल गया अगर होगा तो सिर्फ एक होगा या फिर नन होगा। ओनली वन हो सकता है या नन होगा, ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। चलिए, थर्ड कह रहा है पीपुल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग टू सेलिब्रेट द बैसाखी फेस्टिवल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो लोग जमा होते हैं, जो लार्ज क्राउड होती है, वो मोस्टली नेबरिंग विलेजेस के होते हैं और वो जलियांवाला बाग में जमा होते हैं। सेलिब्रेट करना होता है बैसाखी फेस्टिवल को। लोकल लीडर्स जो है उस प्रोटेस्ट मीटिंग पे वेन्यू पे आते हैं, बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई प्रोटेस्ट भी नहीं था, हेवी प्रोटेस्ट भी नहीं था, तो हमारा सिर्फ स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। ओनली वन हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो गया। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम लोग बात करेंगे रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह की बात आएगी तो एक बात तो हमेशा ध्यान में रख लेना, रॉलेट सत्याग्रह या गांधी जी की पहली नेशन वाइड सत्याग्रह था। ठीक है, नेशनल, अगर इनको कहें ना, नेशनल फेस बनने में काफ़ी मदद किया वो था आपको। ये पहली सत्याग्रह थी जो नेशन वाइड था। तो गांधी जी कॉल्ड फॉर नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर रॉलेट एक्ट। कब किए थे इसको, कब अनाउंस किए थे? मार्च 1919 में। ठीक है, चलिए, और ये इनका पहला अटेम्प्ट था कि ये पूरे ऑल इंडिया के मास को लीड करें इस सत्याग्रह के थ्रू। ठीक है, तो ये एक तरीके का फॉर्म था, प्रोटेस्ट का फॉर्म था, जो कि नेशन वाइड हड़ताल और स्ट्राइक के रूप में कन्वर्ट हुआ था। चलिए, इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। द रॉलेट सत्याग्रह वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया मास सत्याग्रह कॉल्ड बाय गांधी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वाज मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीज एंड टाउन्स। ये समझना हमें जरूरी है। देखो, एक लिमिटेशन था, मतलब रॉलेट एक्ट का ना, रॉलेट सत्याग्रह का एक लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? लिमिटेशन यही था ना कि ये जो रॉलेट सत्याग्रह था वो मोस्टली कन्फाइंड था शहरों में, सिटीज में या टाउन्स में, ये समझ लो। ठीक है, और शहरों और टाउन्स में, मतलब सिटीज एंड टाउन्स में कन्फाइंड था। और ये जो मूवमेंट था ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी रेज नहीं कर पाया था पूरे इंडिया में, अगर हम लोग बात करें। लेकिन डिफरेंट क्लासेस एंड कम्युनिटीज़ के लोग इसमें रिस्पॉन्ड किए थे। गांधी जी के कॉल पे लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट भी मिला। मतलब समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं था और बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ भी नहीं था। मतलब सिटीज़ और टाउन में ही लिमिटेड है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें सपोर्ट में नहीं है, तो ये तो वीक हो गया। तो मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़ एंड टाउन, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थर्ड कह रहा है मेंबर्स ऑफ होम रूल लीग स्टेड अवे फ्रॉम सत्याग्रह। देखो, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? होम रूल लीग मेंबर्स जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था रॉलेट सत्याग्रह को। गांधी जी ऑर्गेनाइज किए एक सत्याग्रह सभा। क्या ऑर्गेनाइज किए? सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सत्याग्रह सभा जब वो ऑर्गेनाइज करते हैं और जो यंगर मेंबर्स थे होम रूल लीग के, ठीक है ना, और होम रूल लीग के साथ साथ पैन इस्लामिस्ट जो मूवमेंट चल रही थी उसमें कुछ जो यंगर रिवोल्यूशनरीज थे उनको वो परस्यूट करते हैं कि हाँ ठीक है, आप भी आइए और हमें मदद कीजिए। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, स्टेट अवे कह रहा है ना, तो रॉन्ग हो गया। तो हमारा सिर्फ 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा करेक्ट है तो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हाउ मेनी पूछ रहा है, ऑप्शंस नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग द स्पीच ऑफ महात्मा गांधी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खुलती है, उसकी इनॉग्रेशन में गांधी जी देते हैं एक स्पीच। तो ये उनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस माना जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, कुछ ऑप्शंस दे रखा है, वो समझते हैं। कहता है इस स्पीच में गांधी जी एक्यूज करते हैं इंडिया के एलीट को कि वो केयर नहीं कर रहे हैं हमारे वर्किंग पुअर लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोखले जी, वो ना एक तरीके से तैयार करते हैं गांधी जी को। देखो, अब आप तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, अब आपको ना इंडिया के नेशनलिज्म फैक्शन में इंटर करना है, इंडिया के नेशनलिस्ट फैक्टर में इंटर करना है। किस तरीके से इंटर करेंगे? तो स्टार्ट कर दो, इंडिया में ट्रैवल करो दूर दूर पे। गांधी जी ट्रैवल करते हैं ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है ना, 1 साल वो कंप्लीट घूमते हैं। ठीक है, अपने लोगों को जानते हैं, अपने कंट्री को जानते हैं। जो उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस हुआ था ना, वो BHU में हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और ये हुआ कब था? फरवरी 1916 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो जब गांधी जी को बेसिकली इनका यही मानना था और कि जो इंडिया के एलीट है ना वो ध्यान नहीं रख रहे हैं वर्किंग पुअर्स लोगों के लिए। तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं। इट प्रेजेंटेड गांधीज डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपुल एज ए होल। देखो अगर हम लोग इस स्टेटमेंट की बात करें तो देखो गांधी जी का जो स्पीच था ना बनारस में फरवरी 1916 में, वो एक सेंस क्रिएट करता है। किस तरीके से एक सेंस क्रिएट करता है कि जो इंडियन नेशनलिज्म है जो है वो एक एलीट फिनोमिना है। ठीक है, और ये बात रहा भी, देखोगे आप कांग्रेस को आगे चल के, जब कांग्रेस जब अपनी आईएनसी बनी थी, आईएनसी के वक्त बहुत ज़्यादा इसको मास को इन्वॉल्व करने पे भरोसा नहीं रखते थे। जो खास करके जो मॉडरेट्स थे वो मास पे भरोसा नहीं रखते थे। एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि नहीं, मास का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यही तो खास वजह, यही एक मेन और खास वजह कह सकते हो जिसके कारण स्प्लिट भी हुआ था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। गांधी जी की जो स्पीच जो थी वो एक सेंस क्रिएट करती है। तो जो इंडियन नेशनलिज्म है वो एक एलीट फिनोमिना है। ठीक है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स, कौन कौन इन्वॉल्व है? लॉयर्स, डॉक्टर्स प्लस लैंडलॉर्ड्स, ऐसे ऐसे लोग सब जिनके पास कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, बैठते हैं, चाय पीते हैं और जाते हैं, वो वाली सिचुएशन। ठीक है, तो ये कहना था। साथ में ही लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे लोग आ तो रहे हैं साथ में लेकिन उनका इंटेंशन खराब नहीं है, इंटेंशन सही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है। जो पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी गांधी जी की अपने डिजायर की कि वो इंडियन नेशनलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं इंडिया के लोगों के बीच, होल मतलब कंप्लीट सेगमेंट को लेना चाहते हैं, किसी एक खास वर्ग को लेके, किसी एक एलिट सेक्शन को लेके आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो कंप्लीट सेगमेंट को लेने की बात करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। आंसर हो गया हमारा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पूछा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द रीजन स्पेसिफिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग एनसीएम। अगर रीजन स्पेसिफिक एक्टिविटीज की बात करें, देखो बहुत सारे रीजन में, अब इंडिया में कहीं एक पॉइंट पे मान लो एनसीएम चल रहा है, एनसीएम चल रहा है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना वो इंडिया के और भी पार्ट में तो स्प्रे होगा। जैसे हो गया साउथ इंडिया में भी होगा, ठीक है, फिर नॉर्थ इंडिया में भी होगा, फिर सेंट्रल इंडिया में भी होगा, ठीक है, हर तरफ होगा, तो एक जगह इफेक्ट तो रहेगा नहीं। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखा है 4, उसमें कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है विथ रेफरेंस टू द रीजनल स्पेसिफिक, मतलब कहते हैं किसी जोन में, किसी जोनल स्पेसिफिक में कौन कौन सा ट्रू है फॉर एनसीएम। ठीक है, चलिए कह रहा है डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ बिकम पॉपुलर मोड ऑफ स्ट्रगल इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा में लोग सेलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट लॉ को तोड़ो, जो फॉरेस्ट की कानून बना रखे हैं लोग, फर्जी कानून, उसको तोड़ो। ठीक है, ये उनका मानना था। कहां, कौन से जोन में? तो ये आंध्र प्रदेश वाली जोन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो देखो सेकंड क्या कह रहा है, द अकालीज इन पंजाब प्रोटेस्टेड वायलेंटली ड्यूरिंग एनसीएम। तो जो अकाली दल थी वो प्रोटेस्ट किए बंगाल में वायलेंटली ड्यूरिंग एनसीएम। देखो एक बात तो समझो, इस क्वेश्चन का टोन क्या कह रहा है, टोन यही कह रहा है अकाली दल जो थी पंजाब में ना, वो पंजाब में वो प्रोटेस्ट करते हैं वायलेंटली एनसीएम के वक्त में, मतलब एनसीएम से इंस्पायर होके। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? पंजाब में जो अकाली मूवमेंट हुई थी वो एक तरीके की गुरुद्वारा पे जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी, गुरुद्वारा पे जो करप्ट महंत थे, वो जो अपना हक जमा बैठे थे गुरुद्वारा पे, उनको हटाने के लिए ये चला था। यह एक पार्ट था जनरल मूवमेंट का, एनसीएम के वक्त चला था, लेकिन एक तरीके का एनसीएम था, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। लेकिन ये डायरेक्टली आप कहोगे कि वायलेंटली इसी के टाइम में हो रहा था इस तरीके से, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अकाली जो थे वो ऑब्जर्व किए थे स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस इन द फेस ऑफ ट्रिमेंडस रिप्रेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो दूसरा हमारा कह रहा है करेक्ट पूछ रहा था, दूसरा हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब तीसरा देखते हैं, जेएम सेनगुप्ता। पहला तो समझ लो डिफाइस ऑफ फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट लॉ का को एक तरीके से अपोज किए ये लोग, और ये एक पॉपुलर तरीका बन गया प्रोटेस्ट का ब्रिटिश इरा में ड्यूरिंग द एनसीएम। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड हम लोग समझ गए। अब तीसरा समझ गए, जेएम सेनगुप्ता लेड अ स्ट्राइक अगेंस्ट द ब्रिटिश इन आसाम बंगाल रीजन। आसाम बंगाल रीजन में देखो यहां से क्या होगा ना, आपको क्वेश्चंस के कुछ टॉपिक मिलेंगे, कुछ ऐसे चीजें मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर फर्दर एग्जाम। ठीक है, जैसे अभी मान लो अगर आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हो तो ये नाम आपका हिडन हो जाएगा जेएम सेनगुप्ता, लेकिन यहां पे आपको ये नाम मिल जाएगा जेएम सेनगुप्ता, जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता। 1885 से लेके 1933 तक इनकी पूरी स्पैन थी।
यह एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ते थे, एक मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की और पार्टिसिपेट करते थे एनसीएम में। तो याद रखिएगा एनसीएम में पार्टिसिपेशन करने की बात करेंगे तो ये इसको डिफाइन करते हैं एनसीएम में। जेएम सेनगुप्ता की बात हो रही है, जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता, अगर एग्जाम में आता है तो उसको एनसीएम से कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, अपने जो लीगल प्रैक्टिस है उसको छोड़ दिया, बोला कि ठीक है अब हटाओ, बहुत हो गया काम धाम, अब काम नहीं करना है मुझे एनसीएम में पार्ट लेना है। एनसीएम में पार्ट किस तरीके से लेना है, तो जो भी वो पॉलिटिकल कमिटमेंट था उनका और जो भी जो लीगल प्रैक्टिस कर रहा था उनको सबसे पहले उन्होंने लात मार दिया, बोला चलो भाई हटो, रास्ता छोड़ो, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट लीड करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट असम बंगाल एरिया में। अब देखो कि आप पूछ सकते हो कि क्यों स्पेसिफिकली वाई इन असम बंगाल रीजन, वाई, तो देखो इसका ना सबसे बड़ा कारण एक था, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि कुछ प्लांटेशन लेबरर्स थे ना, उनको ना बहुत तंग किया जा रहा था। कुछ प्लांटेशन लेबरर को इतना तंग किया जा रहा था कि वो भागते थे ना तो उनको गोली मार दिया जाता था, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में ये बहुत ही स्ट्राइक लिए थे। तो जेएम सेनगुप्ता को रिलेट कीजिएगा। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, प्रीलिम्स काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, फिर बाद में आप मुझे बोलोगे। अगर आपको इससे पढ़ के कुछ फायदा निकलता है ना तो मुझे जरूर मैसेज करना, ठीक है। जेएम सेनगुप्ता जी हैं, उनको ऐड करना, देखो जेएम सेन, मैं नोट्स भी दे दूंगा, आप परेशान मत होना, गुप्ता, ठीक है। इनको ऐड करना ना एनसीएम से ऐड करना, आप एनसीएम से ऐड करना। एनसीएम में भी कहां पे, असम बंगाल वाले रीजन में ऐड करना, ठीक है। असम बंगाल में ऐड करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्लियर है। जो पीजेंट्स थे और जो ट्राइबल्स थे, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ये कह रहा है पीजेंट्स एंड जो ट्राइबल्स थे, बिल्कुल। जो राजस्थान एरिया वाले वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एनसीएम में, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, दैट इज हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड रॉन्ग है, सेकंड तो आप एलिमिनेट करना चाहो तो ये दोनों ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। चलिए हो गया। अब अगर हम लोग कुछ और पीजेंट्स और ट्राइबल्स की बात कर लेना तो राजस्थान के साथ साथ आप कह सकते हो अवध एरिया में, औध एरिया, OUDH AVADH, कोई मतलब नहीं है, जहां पे किसान सभा, किसान मूवमेंट स्टार्ट होता है, गैदरिंग स्टार्ट होते हैं 1980s के समय में। एनसीएम जो प्रोपेगेंडा था वो ज्यादा, मतलब ना आप एक तरीके से ये कह सकते हो ना कि एनसीएम को ना आप सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे किसानों की मीटिंग से, क्योंकि उस वक्त काफी इंटेंसिफाई हो गया था, ठीक है। तो ये भी आप सो एंड सो करेक्ट मान सकते हो। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे हम लोगों ने एनसीएम को तोड़ा इन कॉन्टेक्स्ट टू होल इंडिया, क्लियर है। चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following was the original programs adopted by the NCM in 1920? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से प्रोग्राम्स थे जो अडॉप्ट किए गए थे एनसीएम के वक्त 1920 में। ये क्वेश्चन से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें ना आपको एनसीएम का एक मेन मकसद, प्रोग्राम्स क्लियर हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें 1920 में एक स्पेशल सेशन रखा गया कलकत्ता में। कहां रखा गया, कलकत्ता सेशन। ए स्पेशल सेशन मतलब ये शेड्यूल्ड तो नहीं था, लेकिन इसको बुलाया गया कहां पे, कोलकाता पढ़िए, बात बराबर है, ठीक है। इसको लाया गया, कांग्रेस ने अप्रूव किया एनसीएम प्रोग्राम को टिल द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स वेयर रिमूव्ड एंड स्वराज वॉर एस्टेब्लिश्ड। मतलब क्या था, पंजाब में जो गलतियां हो रही हैं, खिलाफत के साथ जो गलत हो रही है, और साथ साथ में ही स्वराज को जब तक एस्टेब्लिश नहीं कर लें तब तक के लिए। अब देखो इस प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड करना था। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बिल्कुल ये इसके एम्बिट में था, तो ये तो करेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ ऑफ डिस्पेंसन, तो बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत इंस्टीट्यूट, तो इसको पंचायती मोड से हमें जस्टिस दो, जो कोर्ट्स ऑफ लॉज हैं उसको डंप करो, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थर्ड क्या था, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट तो लोग पहले ही मान लिया था कि भाई ये इससे हम लोगों को कुछ फायदा वायदा मिल नहीं रहा है, ये फालतू का फर्जीवाड़ा है। हमेशा याद रखना गांधी जी कभी सपोर्ट नहीं करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर लें, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, यस दिस वाज आल्सो देयर, रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज वाज आल्सो देयर। चौथी चीज अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो फॉरेन क्लोथ्स का, खादी को यूज करना है फॉरेन क्लोथ्स की जगह पे, और हैंड स्पिनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है, तो ये भी था।
रेनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑनर्स एंड टाइटल्स, तो बिल्कुल ये भी था, लेकिन एक चीज नहीं था इसमें, टेम्पल एंट्री टू डिफाई अनटचेबिलिटी। देखो इसका ऐसा कोई ना मैनिफेस्टो तैयार नहीं हुआ था कि इस तरीके की बात इसको इंक्लूड किया गया था। हाँ, ये कहा जाता था गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना, कहा जाता था कि आप अनटचेबिलिटी को छोड़िए, प्रैक्टिस कीजिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ऑब्जर्व कीजिए स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस को, फिर मास सीडीएम को बुलाइए, साथ साथ में रेजिग्नेशन गवर्नमेंट सर्विसेज को जोड़िए, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को प्रैक्टिस कीजिए, रिनंसिएट कीजिए गवर्नमेंट के ऑनर्स एंड टाइटल्स को, बाइकॉट कीजिए फॉरेन क्लोथ्स और यूज़ ऑफ खादी को ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए। ये चीज़ें थी, लेकिन टेम्पल एंट्री की बात कहीं नहीं की गई थी, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन पांचवा जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। पांचवा स्टेटमेंट जो है वो मूवमेंट, देखो लोगों को ये कहा गया था कि आप अनटचेबिलिटी को ज़्यादा वो दूर रखिए और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ज़्यादा ज़्यादा लाइट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ठीक है, लेकिन इस बात को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था टेम्पल एंट्री के लिए। देखो टेम्पल एंट्री की बात कही जाए ना, तो आप एक चीज़ याद रखना, टेम्पल एंट्री की जब भी बात कही ना, तो वायाकॉम सत्याग्रह एक था जो कि लेड किया गया था केपी केशव जी के द्वारा, वायाकॉम सत्याग्रह, ठीक है, ये लेड किया गया था केपी केशव जी के द्वारा। ये मेन लॉन्च किया गया था केरल में, जो डिमांड करता था आपकी हिंदूज टेम्पल में जो अनटचेबल्स के लिए जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर करना है ठीक है, अनटचेबल्स के लिए जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर करना है। जो सत्याग्रह है वो रीइंफोर्स किया गया था, जो मदुरई वाला रीजन हो गया, फिर अगर देखा जाए तो इंडिया में पंजाब वाले रीजन में भी इस टेम्पल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। और स्टार्ट कब हुआ था टेम्पल एंट्री मूवमेंट? तो 1924 में। और इसको लीड किसने किया था? लीड किया गया था केपी केशवा जी के द्वारा वायाकॉम सत्याग्रह के मीडियम से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। पांचवा जिसमें एलिमिनेट कीजिए, चलिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, छठा सही है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा छठा सही है, पांचवा वाले को हटा दो। हाँ, आंसर हमारा सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विथ रेफरेंस टू ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, देखो नाम से ही क्लियर है, मतलब सारी पार्टीज आ जाओ, आईएनसी आ जाओ, हिंदू महासभा आ जाओ, मुस्लिम लीग आ जाओ, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मिलते हैं एक बार फरवरी 1928 में, फरवरी 1928 में मिलते हैं। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, हिंदू महासभा के, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे होते हैं। और इसको प्रिसाइड किया आता है किनके द्वारा? M.A. अंसारी जी के द्वारा किया था, डॉक्टर M.A. अंसारी जी के द्वारा किया था, इसको लीड किया जाता है, ठीक है। तो इट कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जो पहला स्टेटमेंट है ना, तो अगर हम लोग बात करें तो इसको क्यों लाया गया था? इसको लाया गया था इन रिस्पॉन्स टू साइमन कमीशन। एक वर्किंग कमिटी को सेट किया गया था, वर्किंग कमिटी को, और वो वर्किंग कमिटी के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और उनको कहा गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा। सेकेंड अगर हम लोग बात कर ले, इट अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। देखो अगर नेशनल इकोनॉमिक, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात करें ना, तो तुरंत चले जाना आपको कहां पे, ये नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात करें तो ये कराची सेशन में चले जाना, कराची सेशन जो 1931 वाला हुआ था, 1931 वाला कराची सेशन जो हुआ था, वहां पे नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को रखा गया था। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की रेजोल्यूशन को पास की गई थी और इसको अडॉप्ट किया गया था कराची सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 वाले में। तो यहां पे तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। थर्ड कह रहा था मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड एंड डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदू महासभा भी अटेंड किया था, मुस्लिम लीग भी अटेंड किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अटेंड किया था। तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो सिर्फ एक करेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो था वो आखिर डिमांड क्या गया था? डिमांड किया था फुल डोमिनियन स्टेटस का, और साथ में ही एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर पे और प्रोविंसेस में, इसकी डिमांड थी, ठीक है। चलिए अगर हम लोग आगे बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, लिस्ट दे रखा है, एनसीएम के वक्त कौन से थे, वाइसरायशिप किनका था, सीडीएम के वक्त, क्विट इंडिया के वक्त। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहां से कुछ ना कुछ निकलता है और वो एग्जाम में काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, जो सर्व किए थे गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, कब से कब तक? तो 1916 से लेकर 1921 तक,
1921 तक, ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वक्त दो इंसिडेंट काफी फेमस था, आप ड्यूरेशन से समझ सकते हो, एक तो खिलाफत हो गया, एक एनसीएम हो गया, क्लियर है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें एनसीएम के विड्रॉल की, जब इसको लिया गया विथड्रॉल, तो एनसीएम की विड्रॉल की बात की गई ना, उस वक्त थे लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग READING, मैं लॉर्ड नहीं बोलूंगा, रीडिंग बोलूंगा, ठीक है। चलिए, तो लॉर्ड रीडिंग थे, फिर से लॉर्ड बोल गया क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, हम लोग को आदत पड़ी हुई है इनको हर जगह लॉर्ड पढ़ने की। चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो देखो, सीडीएम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट तो हमारा करेक्ट हो गया, बिगिन तो हुआ था एनसीएम इनके टेन्योर में। सेकंड की बात कर लेते हैं सीडीएम। सीडीएम को लॉर्ड इरविन थे कि नहीं थे? गांधी जी ने स्टार्ट किया सीडीएम को 1930s में, और लॉर्ड जो इरविन थे वो वाइसराय थे इंडिया के इस वक्त, आपको पता होगा। गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। अगर गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हो रहा है तो कहीं ना कहीं सीडीएम आसपास ही होंगे वो। दूसरी चीज आपको याद करनी है ना, कभी भी वाइसरायशिप या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल याद नहीं करना, उनके ना कामों को याद करो, आखिर उन्होंने उस वक्त किया गया था। लिपॉन ने क्या किया था, रिपॉन ने क्या किया था, हार्डिंग ने क्या किया था, और कैनिन ने क्या किया था। तो आपको उनके काम से ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा, रिस्पेक्टिव आप उसको ईयर वाइज रटने की कोशिश करोगे तो कभी मत करना, ठीक है। गांधी जी ने स्टार्ट किया सीडीएम को 1930s में, उस वक्त लॉर्ड इरविन थे। गांधी जी ने फॉर्मली लॉन्च किया सीडीएम को अप्रैल 6 1930 को। आराम से उन्होंने हैंडफुल ऑफ सॉल्ट को लिया और दांडी मार्च स्टार्ट किया था, कंप्लीट किया था। सॉरी, एक मिनट मैं बताता हूं आपको। दांडी मार्च का फिनिश होना, सीडीएम का स्टार्ट होना, लिंक करना इस बात को, सीडीएम का स्टार्ट होना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बंगाल का डिवीजन, स्वदेशी मूवमेंट, तो कुछ चीजों को अटैच करके रखो, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा की बात कर लेते, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट मतलब गो, चलो जाओ, गो मतलब लिन गो, लिन लिथ गो। कब से कब तक रहे थे? 44 से। लिन गो की बात कर ले, 1936 से 44 तक रहे थे ये। तो लॉर्ड वेवल नहीं, लॉर्ड वेवल उसके बाद आए थे, लॉर्ड वेवल इनके चेन में थे, 1944 से 47 तक थे, ठीक है। तो हमारा तीसरा रॉन्ग है, दो करेक्ट है, तो ओनली 2 हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में 8 कह रहा है, व्हाई डिड गांधी जी हैड चूज द सॉल्ट एज ए सिंबल। गांधी जी ने सॉल्ट को सिंबल की तरह क्यों यूज किया था? तो देखो, सॉल्ट को यूज करने का बहुत बड़ा रीजन था। सबसे पहले तो ये समझ लो, सॉल्ट ना एक तरीके की साइकोलॉजिकली रिलेटेड है, चाहे वो इंसान किसी भी क्लास से बिलोंग करता है उससे, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। जैसे खादी जो कि रिलेटेड है पुअर से, और अगर मान लो कि किसी मोटर की बात कर लेते हैं, मोटर गाड़ी की, उस वक्त में, तो ये एलीट सेक्शन से रिलेटेड था। खादी की बात कर ले तो पुअर सोसाइटी से, धोती की बात कर ले पुअर सोसाइटी से, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन सॉल्ट जो है ना, वो साइकोलॉजिकली आपको दोनों क्लासेस से एडेड है, सारे क्लासेस से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है, देयर वाज अ स्टेट मोनोपोली ओवर सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। बिल्कुल, स्टेट का मोनोपोली था इस पे। ब्रिटिशर्स जो था वो मोनोपोली थे उनकी सॉल्ट पे, सॉल्ट के ट्रेड पे, उनके मैन्युफैक्चरिंग पे। ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट, ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट कब आया था? 1882 में, ठीक है ना, जो प्रोहिबिट करता है इंडियंस को कि आप सॉल्ट ना कलेक्ट कर सकते हो, ना सॉल्ट आप बेच सकते हो, ठीक है। इंडियन सिटीजन फोर्स्ड हो गए कि वो खरीदें इस वाइटल मिनरल को ब्रिटिश रूलर से, क्योंकि इनको यूज नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सॉल्ट बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड कर रहा था, प्राइसेस ऑफ सॉल्ट वाज हाई। बिल्कुल, देखो ब्रिटिश ने सॉल्ट पे टैक्स लगाया, टैक्स के साथ हाई टैक्सेस लगाया। अगर हम लोग सॉल्ट लॉ की बात करें ना, तो लोगों को पे करना पड़ता था 8.2% ऑफ टैक्सेस, 8.2% ऑफ टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑन सॉल्ट। इससे क्या हो रहा था, जो लोअर या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे, समझ रहे हो। चलिए, फोर्थ कह रहा है, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन इंडियन फूड। हर जगह है ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, तो हमारा चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी को फाउंड किया गया था CR दास के द्वारा
एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलो पहला स्टेटमेंट तो समझ गए। सेकंड कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी वही कौन सी वाली, जयप्रकाश नारायण वाली, वॉज फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट वॉज एस्टेब्लिश बाय वीडी सावरकर। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगा, सीक्रेट सोसाइटी थी, 1904 में बनाया गया था अभिनव भारत को, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक पे तो मैंने आराम से सर्कल कर दिया कि हमने पकड़ लिया इसे। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी थी ना, गांधी जी अरेस्ट हो गए एनसीएम के एंड में 1922 में। तो 1922 में जब गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं तो बात चलती है यार कोई तो लीड करे, कुछ तो बात हो। गांधी जी के जाते ही ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कांग्रेसमैनशिप जो हो वो खत्म हो जाए। तो जो ट्रांजिशन फेज था, जो ट्रांजिशन पीरियड था, उसमें पैसिव फेज एनसीएम का चलाया गया। एक सेक्शन था, अब देखो दो सेक्शन था, एक तो नो चेंजर था और साथ में एक स्वराजिस्ट थे। अब उनका डिमांड क्या क्या किस तरीके से था, अगर हम लोग बात करें, एक सेक्शन था जो कि सीआर दास प्लस मोतीलाल नेहरू। ठीक है, एक सेक्शन सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एक नाम आप याद रखिएगा, अजमल नाम याद रखिएगा, अजमल खान। देखो स्वराजिस्ट से आप सीआर दास मोतीलाल नेहरू याद रखे होंगे, लेकिन अजमल खान को भी ध्यान रखिएगा। ये तीनों मिले और इनको कहा गया स्वराजिस्ट। ठीक है, देखो ये चाहते थे कि जो भी बॉयकॉट हो रहा है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको रोक दो। जो बॉयकॉट हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको रोक दो, मतलब हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे, ये जाना चाहते थे। तो ये स्वराजिस्ट थे। एक अलग स्कूल ऑफ थॉट था जो कि लेड किया जा रहा था सी राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. अंसारी जी के द्वारा। ये लोग थे नो चेंजर्स, जो अपोज कर रहे थे काउंसिल में एंट्री के लिए, मतलब इनका अपोजिशन था उसमें। ठीक है ना। अब ये जो हो गया आपस में कांग्रेस के, तो दो लोग निकले। कौन कौन निकले, तो मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास कांग्रेस को छोड़ देते हैं और फॉर्म करते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वो लोग फॉर्म करते हैं, जिसको आप लोग बाद में स्वराजिस्ट पार्टी कहते हैं। ठीक है, सीआर दास को बनाया जाता है प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू बनते हैं वन ऑफ द सेक्रेटरीज। ठीक है, तो पहला तो हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय जेएल नेहरू। बिल्कुल गलत है, सोशलिस्ट पार्टी बिल्कुल जेएल नेहरू के द्वारा नहीं खोला गया था। फाउंड किया गया था जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी। तीन नाम याद रखिएगा, एक तो जेपी थे, एक थे आपको आचार्य नारायण देव और एक थी मीनू मसानी। मसानी बॉम्बे में खोला गया था 1934 में। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। पहला और तीसरा करेक्ट है, दो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा तो ओनली 2 हो जाएगा। आप अगर लिख पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं नोट्स की प्रोवाइड करूंगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कांग्रेस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय गांधी एंड तेज बहादुर सप्रू। देखिए, गांधी जी की जहां एंट्री होगी वहां दूसरे लोग को एंट्रेंस नहीं दो तो अच्छी बात है। तेज बहादुर सप्रू जो थे वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, हाँ परसुएट जरूर किए थे गांधी जी को। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था इसको, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉमिनेट किया था गांधी जी को एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पार्टिसिपेंट्स में गए थे कांग्रेस के अंदर से। तेज बहादुर सप्रू जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे लिबरल्स को उस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है गांधी डिमांडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंसेस। बिल्कुल करेक्ट है। गांधी जी, उनकी ओपिनियन थी कि देयर वाज अ नीड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, इक्वालिटी की बेसिस पे। गांधी जी अपनी बातों को रखते हैं कि किसी तरीके से इमीडिएटली स्टेब्लिश करेंगे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सेंटर पे और प्रोविंस पे। गांधी जी डिस्कार्ड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को। देखो यहीं पे इशू शुरू हुआ था, पुना पैक्ट याद है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात यहीं स्टार्ट हुई थी। गांधी जी डायरेक्टली इसको डिस्कार्ड कर रहे थे, लेकिन लोग इसको मानने के खिलाफ थे। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात सीधे सीधे गांधी जी अलग कर रहे थे कि माइनॉरिटीज जो होंगे सिर्फ माइनॉरिटीज को वोट देंगे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ कुछ टर्म्स को माने थे वो, जैसे अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने इस चीज को भी रिट्रीट किया था कि कांग्रेस जो है वो पूरी की पूरी इंडिया को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकली पूरी की पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें बांटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है उस कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट वेयर डिमांडेड बाय मुस्लिम्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। बिल्कुल
जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहां पे डिमांड किया गया इसको मुस्लिम्स डिप्रेस्ड क्लासेस के द्वारा, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस भी मिक्स थे इसमें, ये सारे मिलते हैं, माइनॉरिटीज पैक्ट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? माइनॉरिटीज पैक्ट, ये क्रिएट होता है। गांधी जी डिस्परेटली इससे लड़ते हैं और बोलते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस होगा या जो भी कंडीशन होगा इसको रिजॉल्व करने के बाद ही शुरू होगा। तो हमारा 2 और 3 करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब कह रहे हैं गांधी हैड प्लान्ड अ रेड ऑन द धारसना सॉल्ट। धारसना सॉल्ट सत्याग्रह, धारसना एक जगह है इन गुजरात, गुजरात, ठीक है, जम के लाठी बजेगा यहाँ पे, है ना। अगर आप मूवी देखे हुए गांधी, देखनी चाहिए आप लोगों को, तो आपको बहुत कुछ ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको जरूर देखिएगा। वो वाली गांधी जो एक डायरेक्टर हैं फॉरेन के, यूएसए के या यूके के, पता नहीं, यूएसए के ही होंगे, अब उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनका जरूर देखिएगा। चलिए, कह रहे हैं गांधी हैड प्लान्ड अ रेड ऑन द धारसना सॉल्ट वर्क्स ड्यूरिंग द सीडीएम बट वाज अरेस्टेड बिफोर ही कुड पुट इनटू एक्शन। देयरफॉर, अब इनमें से कौन था? गांधी जी को तो पहले उठा लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, तो इनमें से कौन थे जो धारसना सॉल्ट सत्याग्रह को आगे बढ़ाया गया था? कौन कौन थे? देखो, धारसना सत्याग्रह था ना एक तरीके का प्रोटेस्ट था ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स में के लिए इन कॉलोनियल इंडिया, और ये स्टार्ट हुआ था आपको मई 1930 में। तो जैसे ही सॉल्ट लॉ, दांडी यात्रा खत्म होता है, गांधी जी एक नॉन वायलेंट रेड डालने की कोशिश करते हैं, कहां पे? धारसना सॉल्ट वर्क्स पे, ठीक है, ये गुजरात में है, जो कि कहा जाता है कि सॉल्ट लॉ के बाद दूसरा प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन जैसे ही वो शुरू करने वाले होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो धारसना जो सत्याग्रह था वो ऑर्गेनाइज किया जाता है सरोजनी नायडू जी के द्वारा, इमाम साहिब के द्वारा, मनीलाल जो गांधी जी के बेटे थे, मनीलाल याद होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस से तो नाम याद हो गया होगा आपको, मनीलाल, ठीक है, अब्बास तैयब जी। लेकिन नेहरू जी जो थे ना वो वहां पे नहीं थे। तो यहां से आप एक काम करना, इन सारे नाम को धारसना सॉल्ट वर्क्स में ऐड कर देना, तो आप कह सकते हो फोर्थ को एलिमिनेट कर दो, चौथा एलिमिनेट कर दो, ठीक है, हमारा आंसर सी हो गया। कोई भी आदमी जिसको ये सब नहीं पता हो ना, वो भी इसको आराम से इजिली एलिमिनेट कर सकता है, जो नेहरू को जानता होगा, ठीक है, तो आप उस तरीके से डील करना। चलिए, कह रहा विच आर द फॉलोइंग डिमांड वेयर एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश अंडर गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में कौन से डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में समझते हैं। कह रहा राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन। क्या इसको माना गया था, नहीं माना गया था, समझते हैं। सेकंड कह रहा है रिमिशन एंड रिटर्न ऑफ ऑल फाइन्स दैट वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग सीडीएम। तो सीडीएम के वक्त जितने भी रिमीट हुए थे, फाइन कलेक्ट हुए थे, वो सारा रिटर्न करना है। थर्ड कह रहा है कि सारे जो कॉन्फिस्केटेड लैंड थे, जैसे मान लो किसी एक लैंड के टुकड़े पे आप दिए कुछ लोन, वो लोन नहीं चुका पाया अंडर द स्टिपुलेटेड टाइम, या फिर जो टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाया आपको उस लैंड से, टैक्स में फेल कर गया किसान, जैसे ड्रॉट्स आ गया, फ्लड आ गया, तो नहीं कर पाया, तो उसकी जाके लैंड को कॉन्फिस्केट कर लो, किसी बड़े जमींदार को दे दो, कॉन्फिस्केट कर लो, छीन के किसी और को दे दो, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन था कि रिटर्न करो जितने भी लैंड कॉन्फिस्केट किए हो आप सीडीएम के वक्त उसको। फोर्थ था डिमांड फॉर पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। तो जो पुलिस एक्सेस हो रहा है, जो ब्रुटैलिटी करती है, उस पर कुछ पब्लिक इंक्वायरी का डिमांड होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो साइन हुआ था बिटवीन वाइसराय और गांधी जी, जो रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को, और गांधी जी तो पता ही है आपको, इंडिया के सारे लोगों को करते थे। ये गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 14 फेब 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी जी और जो मेंबर्स थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, याद रखना यहां पे इन्वॉल्व था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, ठीक है, वो कुछ अनकंडीशनल चीजों को रिलीज करते हैं गांधी इरविन पैक्ट के एम्बिट में। इरविन जो गवर्नमेंट के बिहाफ से लड़ रहे थे, वो एग्री करते किस किस पॉइंट पे, कि वो इमीडिएटली रिलीज करेंगे ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। मतलब वैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कन्विक्टेड नहीं है, वैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कन्विक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं पे बात आती है भगत सिंह और राजगुरु की, ठीक है, यहीं पे बात आती है कि एक पॉइंट ये भी रखा गया था गांधी के द्वारा कि इनको रिलीज कर दो, बट वो माने नहीं, तो इसको छोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए, सेकंड था रिमिशन ऑफ ऑल फाइन, जो अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया है, रिमिशन ऑफ ऑल फाइन, रिमिशन ऑफ रिटर्न ऑल फाइन्स दैट वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग द सीडीएम, ठीक है। तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया,
क्यों दूसरा इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे ऑल फाइन्स कह रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो वैसा फाइन हम लोग लेंगे जो अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया, वो हम माफ करेंगे, तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्या कह रहा है? रिटर्न ऑफ ऑल लैंड। देखो ऑल लैंड की बात हो रही है जो कॉन्फिस्केट किया गया था, लेकिन यहां पे भी कहे थे वो अरविंद जी कि देखो हम सारी लैंड तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई जो वैसी लैंड को रिटर्न कर देंगे जो तीसरे पार्टी को बेची ना गई हो अभी तक, जो अभी तक तीसरे पार्टी को बेची ना गई हो। तो तीसरा भी रॉन्ग हो गया हमारा, दूसरा तीसरा रॉन्ग हो गया। डिमांड फॉर पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। ठीक है, तो सारे का सारा वो जो चीजें होंगी, हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे, उनको जिन पे कन्विक्शन हुआ ना हो अभी। देखो ठीक है, अब देखो इसी के साथ साथ राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल विलेज, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, सेल के लिए नहीं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो ये मान लिया गया था उनके द्वारा, तो पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, और भी था कुछ कुछ, जैसे ये तो नहीं माना गया था पुलिस एक्सेस वाला, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक माना गया, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, वाइसराय ने इस चीज को साफ इनकार कर दिया था कि वो पुलिसिंग में कुछ इंटरफेरेंस करेंगे और या फिर आपके द्वारा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 13 कह रहा है विद रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी। देखिए आ गया ना क्वेश्चन जो आपको एग्जाम मत करेगा, जस्टिस पार्टी की बात होगी, हमें स्टेटमेंट जानना है। जस्टिस पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, जो फाउंड किया गया था, किन के द्वारा किया गया था ये आपको याद रखना है। फाउंड किया गया था आपको TM नायर जी, P त्यागराजन चेट्टी और CN मुदलियार के द्वारा। ठीक है, मैं नाम यहां लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? एक तो जान लो नायर जी के द्वारा, एक आपको त्यागराजा चेट्टी के द्वारा, एक किया गया था मुदलियार जी के द्वारा। इन तीन के द्वारा फाइंड किया गया था। बेसिकली इनको लाया गया था ना कास्ट सिस्टम के लिए, कास्ट सिस्टम के लिए, और खासकर वैसे कास्ट जो इंटरमीडिएट कास्ट थे। ठीक है, तो जो भी डोमिनेशन कह सकते हो जो जो ब्राह्मण्स का था, उसके रिस्पॉन्स में इसको लाया गया था जस्टिस पार्टी। कहां पे? गवर्नमेंट सर्विसेज में, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स में, पॉलिटिकल फील्ड्स में। तो कह रहा है इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अगर बात करें, कांग्रेस बॉयकॉट करती है साइमन कमीशन को, इंक्लूडिंग लिबरल पार्टी, लिबरल्स टू, हिंदू महासभा और मेजॉरिटी फैक्शन जो थे मुस्लिम लीग की जिन्ना में, वो भी करते हैं इसको। ठीक है, सेकंड कह रहा है इट बॉयकॉटेड द 1920 लेजिस्लेटिव इलेक्शंस इन रिस्पॉन्स टू द लॉन्च ऑफ द NCM। अब देखो अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये इनकरेक्ट है। देखो तो सीधी सी बात है, जस्टिस पार्टी ने NCM को सपोर्ट नहीं किया था, ये समझ लेना आप, तो दूसरा भी नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं किया था? नहीं करने का रीजन ये था कि वो सेटिस्फाई नहीं थे। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ मार्च 1919 में, रॉलेट एक्ट वाला, तो वो पहले से खुश नहीं थे। महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं NCM, लेकिन जस्टिस पार्टी जो है वो सपोर्ट नहीं करती है, क्लियरली सपोर्ट नहीं करती NCM को। ठीक है ना, चलिए, और अगर बात करें 1920 में जो इलेक्शंस होती है, जस्टिस पार्टी जीतती है 63 सीटों पे, 98 सीटों में 63 सीटों पे जीतती है जस्टिस पार्टी। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है इट सपोर्टेड द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स। देखो इंडियन नेशनल, एक और यहां कॉन्टेक्स्ट निकलता है, इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स। तो इंडियन नेशनल आर्मी को ना जो एक ट्रायल हुआ था, याद करो, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल, जिसको हम लोग INA ट्रायल भी कहते हैं या फिर रेडफोर्ट ट्रायल कहते हैं। जो रेडफोर्ट ट्रायल था वो ब्रिटिश इंडियन ट्रायल, ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया था ट्रायल्स, कोर्ट मार्शल चलाया गया था बहुत सारे ऑफिसर्स का इंडियन नेशनल आर्मी के। कब चलाए गए थे? 1945 से लेकर 1946 के बीच में चलाया गया था। बहुत सारे चार्जेस थे, जैसे ट्रीजन हो गया, टॉर्चर हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्वमेंट भी कहा गया था। कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाह नवाज खान को बंदी बनाया गया था। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट ना, कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट, अकालीज, जस्टिस पार्टी, अहरार्स जो रावलपिंडी से बिलोंग करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, हिंदू महासभा और सिख लीग जो था ना, वो लोग INA प्रिजनर्स के साथ खड़े थे। ठीक है, याद रखिएगा इन नामों को। तो तीसरा हमारा करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया अब। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो चिटगांव आर्मरी रेड, चिटगांव आर्मरी रेड की बात करें, सबसे पहले ना इसमें एक चीज समझ लेते हैं, साइमन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। साइमन कमीशन, जिसको हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं, स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको हम लोग साइमन कमीशन भी कहते हैं, ये था क्या? ऑल वाइट कमीशन। चेयरमैन थे इसके सर जॉन साइमन। कमीशन अराइव कब किया था? तो ये
अराइव किया था 1928 में, तो ये किया था 1928 में। ठीक है, और जो मेंबर्स थे उसमें क्लीमेट एटली भी थे, जो बाद में इस कमेटी को लीड करते हैं। ठीक है, अब देखो साइमन के द्वारा फ्रेम किया गया था। अगर हम लोग बात करें भगत सिंह, बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भगत सिंह के द्वारा, तो देखो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जो थे उन्होंने बम फेंका था, 2 बम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में नई दिल्ली में। तो वो कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को, जिसके कारण इनको अरेस्ट कर लिया गया था और एक हिस्टोरिक हंगर स्ट्राइक चलाया गया था भगत सिंह के द्वारा, और जो अब्यूजिव ट्रीटमेंट था इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स का उसके अगेंस्ट में भी। तो ये हमारा 8 अप्रैल 1929 हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं चेटगोंग आर्मरी रेड, इसको अटेम्प्ट किया गया था अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1930 में। ठीक है, और ये जो रेड था वो पुलिस के जो आर्म्स जा रही थी उस पर अटैक करना था और फिर छीनना था उनसे। अभी ये जगह चिटगोंग जो है वो बांग्लादेश में है। यह जो आर्म इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर्स थे उनके द्वारा ये चलाया गया था, और उसमें भी जो लीडर थे वो मास्टर दा थे जिनको सूर्या सेन कहते हैं, सूर्या सेन भी के तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। सेकंड कह रहा है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये हुआ था 1930 से 31 में, नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931, तो 30-31 के बीच में आप कह सकते हो इसको। तो अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे तो 4, 3, 1, 2, ठीक है। 4 अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 28, 3 29, 1 30 एंड 30 31, ठीक है। 4 3 1 2, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अब कह रहा है हाँ नेहरू कंसिडरिंग, देखो सीडीएम को फोकस करना है आपको, बस सीडीएम, बाकी क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेहरू का क्या कॉन्टेक्स्ट था, भूलाभाई देसाई का क्या कॉन्टेक्स्ट था, एमके गांधी का क्या कॉन्टेक्स्ट था। तो देखो जो पहला है, नेहरू जो थे rather than participating in elections he favored resumption of constructive work। सीडीएम जैसे विड्रॉ हुआ, सारे लोग नाराज हो गए गांधी जी से, ठीक है, नाराज हुए, लेकिन नेहरू जो थे ना वो क्रिटिकल थे कंस्ट्रक्टिव वर्क पे भी और काउंसिल एंट्री पे भी। तो क्रिटिकल थे कंस्ट्रक्टिव वर्क पे भी प्लस काउंसिल एंट्री भी चाहते थे ये, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मिल जाए, फिर बात करेंगे इनसे हम लोग, ठीक है ना। तो ये पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे और साथ साथ में वर्क भी करना चाहते थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, भूलाभाई देसाई वो अपोज करते हैं इलेक्शन के पार्टिसिपेशन में। तो देखो इनकरेक्ट है, कुछ सेक्शन था कांग्रेस लीडर का जो फेवर करते हैं आइडिया को कि किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जो है वो हमारा तभी खत्म होगा जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स था जो चाहते थे कि हम पार्टिसिपेट करें इस इलेक्शंस में। उसमें आपको नाम कुछ है जिसमें आपको M.A. अंसारी, असफ अली, भूलाभाई देसाई, ठीक है, इसी तरह BC रॉय, ये सब थे। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। M.K. गांधी, देखो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। गांधी जी अगर हम लोग बात करें तो उनका बेसिक फंडामेंटल ही वो डिसएग्री करते थे कि हम लोग कांग्रेस पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, वो इलेक्शन को कभी भी बढ़ावा देने की बात नहीं करते थे, ठीक है। तो 1934 में, अक्टूबर 1934 में गांधी जी अनाउंस करते हैं अपने रेजिग्नेशन को कांग्रेस से, क्योंकि वो उनका यह मानना था कि कांग्रेस के पार्टिसिपेशन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते ही हमारा जो इंटेंसिफिकेशन है वो कम हो जाएगा। तो ये भी रॉन्ग है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा नन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पूना पैक्ट इन 1932। पूना पैक्ट इन 1932 की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यही था, पूना पैक्ट में डिप्रेस्ड क्लास, जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट कहें बाद में, रिजर्व सीट्स प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन बेसिकली क्या था कि जनरल इलेक्टोरेट की तरह वोट करेंगे ये लोग, मतलब इन लोगों का सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, जनरल इलेक्टोरेट की तरह वोट करेंगे। हाँ, लेकिन इनको सीट्स मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, लेकिन वो अलग तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट पे बात नहीं करेंगे। तो इट अबैंडन द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, बिल्कुल करेक्ट है, ये कहा गया था इन पूना पैक्ट 1932 में, ठीक है। चलिए सेकंड कह रहा है इट लेड टू इंक्रीज इन द सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस बोथ इन प्रोविंशियल एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि सीट्स बढ़ाई गई, पहले थी 71, फिर ले गई 147 पे, ठीक है। 18% टोटल सेंट्रल लेजिस्लेटिव में सीट का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है इट वाज एक्सेप्टेड एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड, ये भी करेक्ट है, क्योंकि पूना पैक्ट को एक्सेप्ट किया गया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कम्युनल अवार्ड लेके आई थी उसका एक अमेंडमेंट है, उसका एक रिफॉर्म है, ठीक है। साइन तो कर लिया गया था पूना पैक्ट को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, लेकिन वो आखिरी 1947 तक पूना पैक्ट को डिनाउंस करते रहे थे, ठीक है। चलिए क्यों किए थे, क्योंकि जो मेन मोटिव था आपको अम्बेडकर जी का, वो एक था कि डिमांड करना सेपरेट इलेक्टोरेट का,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो यहाँ हमारा तीनों करेक्ट हो जाएगा, तो ऑल 3 हो जाएगा आंसर। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड ऑन एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन इन 1920 इंडिया। इनमें से कौन है जो एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन एनसीएम नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन 1920 ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो देखो फिरोज पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमनालाल द्वारकादास और फिरोज शाह सेतना, ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व थे इसमें। ठीक है, जान लेते हैं एंटी नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन जो 1920 में हुआ था किसके द्वारा हुआ था? बिग बिजनेसमैन के द्वारा, जो बॉम्बे में थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन साहूकार बॉम्बे के रेंज में, वहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था 1920 से 21 में, ये एस्टेब्लिश किया गया था जमुना दास द्वारकादास, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, फिर आपको जहांगीर जी, फिरोज सेतना और सेतलवाद के द्वारा। जो बिजनेसमैन थे बॉम्बे, वो उनको लगता था कि जो मूवमेंट है वो लेबर लोगों को इंकरेज करेगा कि आप आओ स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करेंगे तो और ज़्यादा हमारा काम इफेक्टेड होगा, इसलिए इन लोगों ने एंटी नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन को लाया थे। ठीक है, 1920 में बॉम्बे में। तो नाम ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, फिरोज शाह सेतना। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दीपावली डिक्लेरेशन। अब देखो दीपावली डिक्लेरेशन समझ के मत समझ लेना कि आपके लिए दीपावली की छुट्टी दे दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। दीपावली डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट था जो लाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा, मतलब इरविन जी के द्वारा लाया गया था, इरविन के द्वारा, ना कि चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो यहां से कट कर दो, हमारा ऑप्शन 1 तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, इरविन के द्वारा लाया गया था, उस वक्त के वाइसराय थे। 31 अक्टूबर 1929 को यह लाया गया था। कब लाया गया था? 31 अक्टूबर 1929 को यह लाया गया था। ठीक है, जो दीपावली डिक्लेरेशन है वो एक तरीके से जो सेंटिमेंट राइज कर रहा था इंडियंस का, उसको क्वेल करने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड का डिक्लेयर्ड द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट इंडिया इन अटेनिंग डोमिनियन स्टेटस। देखो ये ना कोई भी साइन नहीं हुआ था, मतलब ये एक कहते हैं ना कोरा वादा था ये। मतलब हाँ ठीक है, हम मानते हैं आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे कभी ना कभी समय में, लेकिन हम ये एक पेपर भी नहीं दे रहे आपको, आप इसी तरीके से मान लो कि हम तो आपको डोमिनियन देंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो दीपावली डिक्लेरेशन था वो एक अटेम्प्ट था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि क्लैरिफाई करे इंडियन ऑडियंसेस को कि इंडिया जो है वो अपने डोमिनियन स्टेटस को फ्यूचर में अचीव कर लेगा। लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था किसी टाइमलाइन का कि कब होगा, और ये भी नहीं मेंशन था कि किस तरीके से इसको लाया जाएगा। बस इसको लाया गया था लीडर्स को शांत करने के लिए, नेशनलिस्ट बिहेवियर को रोकने के लिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, दूसरा सही है। द सिग्नेटरी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंक्लूडेड मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो देखो ये इनकरेक्ट है। जो डिक्लेरेशन था वो 5 लाइन स्टेटमेंट था, सिर्फ 5 लाइन की स्टेटमेंट, 5 लाइन स्टेटमेंट था। ठीक है, कोई डिक्लेरेशन तो था नहीं, और सिंपल नॉन लीगल लैंग्वेज में था, कोई लैंग्वेज कोई स्टाम्प नहीं। देयर वॉज नो सिग्नेटरी, ऐसे कोई सिग्नेटरी नहीं थे जो मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी थे। ठीक है, नेशनलिस्ट लीडर ने, देखो नेशनलिस्ट लीडर जो थे उस डिक्लेरेशन को वेलकम करते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो इस तरीके से इसको फ्रेम करेंगे, है ना। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तीसरा सिर्फ 1 करेक्ट है, तो ओनली 1 हो जाएगा आंसर। चलिए अब तो आसान क्वेश्चन आ रहा है ना। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, कह रहा चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट तिनकटिया सिस्टम, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक डिमांड फॉर रिमिशन ऑफ टैक्सेस, खेड़ा डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस। देखो हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड। अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है 3 कठिया, 3 इन 1 कट्ठा, 3 पार्ट ऑफ 1 कट्ठा में क्या करना है, इंडिगो। ठीक है, तो देखो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह पहला सिविल सीडीएम था इंडिया में। गांधी जी को बुलाया गया था राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा, जो कि एक लोकल किसान थे, एक लोकल मैन थे, कि आप इस प्रॉब्लम को देखो फार्मर के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिगो प्लांटर्स के लिए चंपारण बिहार में। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो फोर्स करते थे पिजन्स को ग्रो करो इंडिगो को 3/20 पार्ट ऑफ टोटल लैंड में, जिसको 3 कठिया सिस्टम कहते थे। ठीक है, चलिए जहां पे करना क्या था, जर्मन सिंथेटिक डाइज रिप्लेस किया था इंडिगो, जो नेचुरल ऑर्गेनिक इंडिगो था उसको रिप्लेस करना था। उसको एक तरीके से देखो मार्केट में क्या हुआ था ना, जर्मन का सिंथेटिक डाई ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया था। तो ब्रिटिशर्स का जो डाई का सिस्टम था इंडिगो का, वो उसकी बिजनेस बढ़ानी थी, तो वो इस पे जिद करते थे कि आप इसको करके करो। लेकिन क्या हुआ, जब जर्मन सिंथेटिक डाई रिप्लेस कर दिया इंडिगो को 19वीं सेंचुरी के अंत में, तो यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते थे, अभी भी डिमांड करते थे, क्योंकि रेंट्स काफ़ी था और ड्यूज काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ रहता था। तो प्लांटर्स पे फोर्स किया जाता था कि आप किसी भी तरीके से कीजिए। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात कर रहा है, तो मार्च 1918 में गांधी जी इंटरवीन करते हैं। एक डिस्प्यूट हुआ था कॉटन मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद और वर्कर्स के बीच में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, इशू था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस।
तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होगा, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा देख रहे खेड़ा, खेड़ा की बात कर लेते हैं। ड्रॉट हुआ 1918 में, क्रॉप फेल कर गया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। इसमें क्या हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन फेल कर गया और फार्मर्स जो थे वो आपको रिमिशन के लिए इंटाइटल थे, तो यहाँ पे एक्सचेंज कर दो, और टैक्स यहाँ पे बढ़ा था तो हमारा ये दोनों एक्सचेंज कर दो, तो हमारा दूसरे जगह तीसरा, तीसरा की जगह दूसरा, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ वन करेक्ट है, तो ओनली वन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट रिवोल्ट वेयर कंटेम्परेरी टू एनसीएम। एनसीएम चल रहा था एक तरफ 20 से 22, इसके आसपास और क्या क्या चल रहा था, देखो मापिला तो चला था 21 में, आपको पता होगा 1921 में, ठीक है। अवध, अगर अवध किसान सभा की बात कर ले तो अवध किसान सभा भी आपको लगभग 1920 में चला था, अक्टूबर 1920 में, 1920 में। तो अवध किसान सभा उत्तर प्रदेश वाले रीजन में एग्जिस्टेंस में आता है और अक्टूबर 1920 में। डिफरेंस ग्री होता है नेशनलिस्ट रैंक के बीच में, और जो किसान होते हैं वो बेदखली लैंड या फिर हारी और बेगार, जिसको कहते हैं एक अनपेड लेबर का सिस्टम था, उसको वो अपोज करते हैं, बायकॉट करते हैं, और इस कंडीशन को जब नहीं माना जाता है तो वो लोग डिस्प्यूट को लेके आते हैं थ्रू पंचायत, ठीक है। तो अवध किसान सभा तो चल ही रहा था पैरेलल में, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सेकंड, एका मूवमेंट की बात कर लेते हैं तेजी से। एका 1921 में हुआ था, एका के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो ये भी इंक्लूड होगा। मापिला 1921 में, आपको पता है। देखो खेरवार जो है ना, खेरवार जो है ना संथाल लोगों का हिस्टोरिकल नेम है, संथाल लोगों का हिस्टोरिकल नेम है। जो खेरवार है मूवमेंट वो संथाल में हुआ था 1833 के आसपास, ठीक है। तो ट्राइबल इंडिपेंडेंस के लिए था, और खेरवार संथाल लोग मानते हैं कि खेरवार उनको हिस्टोरिकली कहा जाता था। पांचवा कहता है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, देखो ये भी हुआ था, अकाली दल ने किया था 1921 में, ठीक है। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 5, क्योंकि 1833 में हुआ था खेरवार, तो खेरवार रिजेक्ट हो जाएगा, चौथा रिजेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA, ऑकरेंस ऑफ चिटगांव आर्मी रेड, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेयर हैंग्ड। अब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी बताना है, ठीक है। HSRA कब बना था, 1924 में, 1924 में, नहीं HRA बना था 1924 में, HSRA 1928 में बना था, याद आया, पहले HRA फिर HSRA, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको फाउंड किया गया था अक्टूबर 1924 में कानपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिंद्र सन्याल जी के द्वारा। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को लाया गया था, इसको रीनेम किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSRA कहते हैं। लीडर थे चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी, ठीक है। चलिए तो ये तो हमारा पता चल गया 1928 में। अब कह रहा ऑकरेंस ऑफ चिटगांव आर्मी रेड, चिटगांव आर्मी रेड, तो देखो अगर हम लोग बात करें, सिंपल सा बात है, इससे पहले भी हम लोगों ने चिटगांव आर्मी रेड के बारे में बात किया था। अगर बात करें लाला लाजपत राय के डेथ के बारे में, तो देखो सीधी सी बात है, जब साइमन कमीशन विजिट करता है लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को, लाला लाजपत राय एक नॉन वायलेंट मार्च निकालते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हैं जेम्स स्कॉट, वो ऑर्डर करते हैं पुलिस को कि लाठी, इसको बैटॉन कहते हैं, बैटॉन चार्ज करने के लिए। जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो पर्सनली खास करके असॉल्ट किए जाते हैं लाजपत राय को इस लाठी चार्ज में, और वो फुल्ली रिकवर नहीं कर पाते इस इंजरी से और वो मर जाते हैं। मरते कब है, 17 नवंबर 1928 को, 17 नवंबर 1928 को, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें सूर्या सेन, चिटगांव आर्मी रेड के बारे में पता ही है। सूर्या सेन डिसाइड करते हैं कि एक आर्म रिबेलियन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैंने अभी जस्ट से पहले बात किया है, कब किया गया था ये, अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1930 में किया गया था, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को कब हैंग किया गया था, तो ये किया गया था मार्च 23, 1931 को, मार्च 23, 1931। अब क्रोनोलॉजी में हमें बताना है तो बहुत ही आसान हो गया ये। फर्स्ट HSRA वाला कंडीशन आपको पता होगा, सितंबर 1928 की केस थी, सितंबर 1928 की बात थी, तो फर्स्ट पहला हो जाएगा, ये दोनों या ये हो सकता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड कह रहा 17 नवंबर, सितंबर के बाद नवंबर 1928, तो डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, तो तीसरा हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी भी बन रहा है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ कह रहा है भगत सिंह को, और दूसरा कह रहा है चिटगांव आर्मी रेड।
तो ये चिटगोंग वाला पहले हो जाएगा और भगत सिंह लास्ट में हो जाएंगे, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हो। जलियांवाला बाग मस्करे, पब्लिकेशन ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, वाइसराय कौन थे, इसमें कौन करेक्ट है, कौन कौन बताना है। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे 1916 से 21, 1916 से 21 के बीच में। जलियांवाला बाग जो मस्कर हुआ था वो 1919 में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड कह रहा है लॉर्ड इरविन के बारे में साइमन कमीशन रिपोर्ट को तैयार करने में। लॉर्ड इरविन आपको पता होगा 1931 में थे, आरटीसी में थे, और साइमन कमीशन के वक्त भी ये थे वाइसरॉय, क्योंकि इनका जो था ना टेन्योर वो 1926 से लेकर 31 तक था। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों हमारा करेक्ट हो गया। अब तीसरा कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, लॉर्ड रीडिंग की बात कर रहा है। देखो, लॉर्ड रीडिंग रहे हैं 1921 से 26 तक वाइसरायल्टी इनकी रही है, लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो 1916 से 1921 तक रहे हैं। वो होम रूल लीग के वक्त जो एनी बेसेंट और तिलक का बना था 1916 में, उस वक्त वो थे वाइसराय, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो तीसरा रॉन्ग है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिंदुस्तानी सेवा दल। हिंदुस्तानी सेवा दल के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, कह रहा था जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब देखो, हिंदुस्तानी सेवा दल के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। 1923 में सरोजिनी नायडू प्रपोज करती हैं फॉर्मेशन ऑफ ए हिंदुस्तानी सेवा दल कांग्रेस कन्वेंशन में। 1923 में किनके द्वारा? सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू, धरसना सॉल्ट सत्याग्रह में भी ये इन्वॉल्व थी। वो प्रपोज करती हैं हिंदुस्तानी सेवा दल कांग्रेस कन्वेंशन में। स्टेटमेंट 1 कह रहा है जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान सेवा दल। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है पहला प्रेसिडेंट, और साथ साथ में ही इनका मेन मोटिव था कि किसी तरीके से ट्रूथ और नॉन वायलेंस को फोकस में रखेंगे। ठीक है, सेकंड कह रहा है दल वॉज टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो रेजोल्यूशन लिया गया था काकीनदा में हिंदुस्तानी सेवा दल का कि वो वर्क करेगी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के अंदर में, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है सेवा दल वॉज एम टू इंस्टिल मिलिट्री डिसिप्लिन इन इट्स मेंबरशिप। देखो, जो आइडिया था ना हिंदुस्तानी सेवा दल का, उसमें एस्टेब्लिश करना था एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेन करेगा कांग्रेस वर्कर्स को इंस्टिल मिलिट्री डिसिप्लिन, उनमें डिसिप्लिन को एम्बेड करेगा। ठीक है ना, और इन्वोक करेगा कि वो किस तरीके से फाइट करे पैशन के साथ। 1924 में बेलगाम कांग्रेस सेशन होता है। सेवा दल जो है उसको असाइन किया था टास्क कि वो मैनेज करेगा सैनिटेशन एंड सिक्योरिटी को पहली बार। तो ये तीनों हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल 3 हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन लीडर्स प्लेड एन एक्टिव रोल इन द सीडीएम। सीडीएम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो 1930 वाली है, वहाँ पे कौन सी महिलाओं ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, तो वुमेन की बात कर लें सीडीएम 1930 में, तो देखो मातंगिनी हाजरा, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, इन तीनों में देखना है। तो देखो, सबसे पहले जान लो मातंगिनी हाजरा जो थी वो एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं जो अपना काफ़ी समय डिवोट की कंट्रीज़ के फ्रीडम के लिए ब्रिटिश रूल से। वो पार्टिसिपेट करती हैं सीडीएम में, और उनको अरेस्ट भी किया जाता है उनके रोल के लिए। सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में इनको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वैसे इनको तो तुरंत रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जो सॉल्ट टैक्स का जो डिमांड था कि रिपील कर दिया जाए, वो ये काफ़ी परसिस्टेंट रही थी उसमें। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड बात कर लेते हैं कमला नेहरू की, जो कि इन्वॉल्व होती हैं प्रोटेस्ट में अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट एज वेल एज द पार्ट ऑफ सीडीएम। ठीक है, कमला नेहरू जो थी वो वन ऑफ द फर्स्ट लीडर थी जिनको कहा गया था कि सॉल्ट सत्याग्रह में ये सबसे लीड करने के लिए, मतलब आगे आगे चल के इनको खुद से ही उसको रिपील करने के लिए ये काफ़ी प्रोमिनेंट स्टेप्स उठाई थी। तो ये पहली इन्वॉल्वमेंट इनकी मान सकते हैं इन केस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। तो दूसरा भी करेक्ट है। सरोजनी नायडू आपको पता ही है, इमाम साहिब मनीलाल जी के साथ जाकर के धरसना सॉल्ट वर्क्स में इन्होंने लीड किया था आफ्टर द गांधी अरेस्ट। तो तीनों हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। देखिए, एक क्वेश्चन मिस कर दिया शायद इससे पहले वाला, है ना। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इवेंट्स डिसीजन अबाउट द लाहौर कांग्रेस सेशन इन 1929। ये क्वेश्चन रह गया है। तो लाहौर कांग्रेस सेशन अबाउट द 1929 इसको देख लेते हैं। गांधी वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ मेकिंग जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन। देखो, जब भी बात करें तो ये पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो कि बहुत ही पॉपुलर थे
ठीक है, काफ़ी पॉपुलर हो गए थे इस टर्म में, इस टाइम के बीच में। तो ना इतना पॉपुलर हो गए थे वो कि गांधी जी इनको बैक किए थे। ठीक है, गांधी जी के बैक करने की वजह से इनको बनाया गया था लाहौर सेशन का कांग्रेस, लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट पूछ रहा है। सेकंड कह रहा है कांग्रेस टुक द डिसीजन टू बॉयकॉट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। एक मेजर डिसीजन लिया गया लाहौर सेशन 1929 में कि बॉयकॉट होगा, जो आरटीसी जो प्रपोज्ड है लंदन में उसको बॉयकॉट करेंगे हम लोग। ये 1929 वाले सेशन में ही इसको माना गया था, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड कह रहा है डोमिनियन स्टेटस वॉज डिक्लेयर्ड एज द मेन एम ऑफ द कांग्रेस। देखो ये इनकरेक्ट है, एक मेजर डिसीजन हुआ था, यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी, दैट इज पूर्ण स्वराज। अब डोमिनियन की बात नहीं होगी, अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लाहौर सेशन 1929 काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग बात बोले 26 जनवरी 1930 को फिक्स किया गया फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्वराज डे के तौर पे, और ये यहीं पे इसको डिसाइड किया गया था। चलिए, तो हमारा सेकंड सिर्फ सही है, तो ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कह रहा है एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 अपॉइंटेड अ सब कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ जो ड्राफ्ट करेगा, सब कमिटी बना के ड्राफ्ट करेगा फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वेयर पार्ट ऑफ दिस कमिटी। इनमें से कौन सी पार्टी जो थी वो इन्वॉल्व थी सब कमिटी में? देखो, सर अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू। दिसंबर अगर बात करें 1927 को मद्रास सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो दो मेजर डिसीजन लेती है, दो मेजर डिसीजन इन दिसंबर 1927 मद्रास सेशन में। पहला डिसीजन तो ये रहता है कि साइमन कमीशन की उनके रिस्पॉन्स में कुछ सेट किया जाएगा। दूसरा ये होता है कि वो इस कमीशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा डिसीजन जो मेजर होता है वो होता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो ड्राफ्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मिलती है फरवरी 1928 में और अपॉइंट करती है एक सब कमिटी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मिलती है, एक सब कमिटी का फॉर्मेशन करती है। उस सब कमिटी में के जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं मोतीलाल नेहरू जी होते हैं। ठीक है, इसके हेड होते हैं मोतीलाल नेहरू और वो ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इंक्लूड करता है ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, सिख, सेंट्रल लीग, ये सारों को। ठीक है, तीनों के तीनों जो थे वो इन्वॉल्व थे इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया 1, 2 एंड 3, आंसर डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिंदू महासभा रिस्पॉन्स टू दिल्ली प्रपोजल ऑफ 1927 ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, चलिए, कह रहा है द हिंदू महासभा वॉज अपोज टू द प्रपोजल फॉर क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। सेकंड कह रहा है कि वो अपोज करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल। तो देखो यहाँ पे ना दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम लोग बात करें नेहरू रिपोर्ट के प्रिपरेशन में देयर वेर डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप रिगार्डिंग द प्रपोजल। बाद में लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स लीडर जो होते हैं वो दिल्ली में मिलते हैं मुस्लिम लीग के सेशन में, और यहाँ पे 4 प्रपोजल्स को इवॉल्व किया जाता है उनके डिमांड के लिए। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उसके एम्बिट में। ठीक है ना, इसी को हम लोग दिल्ली प्रपोजल कहते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि दिल्ली प्रपोजल के बाद हिंदू महासभा जो है ना वो एकदम वेहेमेंटली अपोज करती हैं प्रपोजल को कि वो नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि हिंदू महासभा जो थे वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुमेन पार्टिसिपेटेड इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, यह होता है आपको नवंबर 17, 1932 से दिसंबर 24, 1932 तक। इसको अटेंड नहीं किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा, इसको इग्नोर किया जाता है मोस्ट ऑफ द इंडियन लीडर्स के द्वारा। सिर्फ 46 डेलीगेट जो थे इसको अटेंड करते हैं, सिर्फ 46 डेलीगेट्स जो थे इसको अटेंड करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इस 46 डेलीगेट्स में अब मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिगर तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, तो लेबर पार्टी फ्रॉम ब्रिटेन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको अटेंड नहीं करती है। ये तो पहले आपको क्लियर कर लेना कि आईएनसी अटेंड नहीं करती है। पहला बेगम जहां आरा शाहजहां
जो अगर हैं ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, आगा खान 3, बी आर अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ से जाते हैं, रामाकृष्ण रंगाराव ऑफ बोबली, सर हुबर्ट कार, फिर नानक चंद पंडित, ए एच गुंजवी, हेनरी गेंडे, ये सब चीज़ें नाम थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुदलियार भी थे, रामास्वामी मुदलियार। बेगम जहां आरा सहनवाज जो थी वो वुमेन थी, ये इन्वॉल्व थी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू पार्टिसिपेट करती हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीसरे में नहीं करती हैं, तो सरोजनी नायडू को डिस्कार्ड कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जा रहा है। अब अगर हम बात करें एनी बेसेंट को, तो वो कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करती हैं, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। चलिए, एनी बेसेंट हैव नॉट अटेंडेड एनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बिसेंट मर जाती हैं, आपको पता ही है, 20 सितंबर 1933 को इनकी डेथ हो जाती है, 85 की उम्र में, अडयार में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। विजया लक्ष्मी पंडित की बात कर लेते हैं, वो पहली इंडियन वुमेन थी जो एक कैबिनेट पोस्ट की प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में अपनी पोजीशन पे रहती हैं 1937 में। ठीक है, सी वॉज इलेक्टेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, और इनको डेजिग्नेट किया जाता है मिनिस्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है ना, और ये आरटीसी को पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो सिर्फ एक होगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अब कह रहा है राजेंद्र लहरी कॉन्स्पिरेसी से किससे रिलेटेड थे? घोष ब्रदर्स, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी, ऐसे दांगे, करतार सिंह सरबा, ये बताना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले जान लो, पहला जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, ये आपको पता होगा 1908 वाला, यह ट्रायल था नंबर ऑफ रिवोल्यूशनरीज पे, अनुशीलन समिति के, जो कलकत्ता में चलता था अंडर द वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फेमस एक्यूज कौन थे? अरविंदो घोष और उनके ब्रदर बरिंद्र घोष। ठीक है ना, राजेंद्र लहरी नहीं थी, ये ध्यान रखना है। तो पहला तो हमारा यही रॉन्ग हो गया। अरविंदो जो थे वो एक्विट किए जाते हैं ऑल चार्जेस से, वाइल सम ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ईटीसी। ठीक है ना, चलिए अगर हम लोग बात दूसरी करते हैं घोष ब्रदर्स की, तो ये भी इनकरेक्टली मैच्ड है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। तो देखो, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924 की केस है एक। ठीक है, इस केस में एम एन रॉय कम्युनिस्ट लीडर, मुजफ्फर अहमद, ऐसे दांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, फिर चटियार, गुलाम हुसैन, लेकिन घोष ब्रदर्स इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम लोग ऐसे दांगे की, तो ये भी इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि काकोरी कॉन्स्पिरेसी में दांगे का तो नाम सुने नहीं होंगे। कांगोरी कॉन्स्पिरेसी कहिए काकोरी, या फिर काकोरी एक्शन कहिए, जो 1925 में हुआ था। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा। लीडरशिप किनकी थी? राम प्रसाद बिस्मिल की। और सपोर्ट किया गया था अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, ऐसे दांगे के द्वारा नहीं। ठीक है, करतार सिंह सराबा की बात कर लेते हैं। पहली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो हेल्ड हुआ था 1915 में, तो उसमें ये इन्वॉल्व थे। ठीक है, गदर जो के आफ्टरमैथ, गदर मूवमेंट के बाद इसको रखा गया था करतार सिंह सराबा। ठीक है, उन पे बहुत सारे मल्टीपल केसेस थे। चलिए, तो हमारा हो गया सिर्फ 1, तो ओनली 1। क्वेश्चन 30 कह रहा है काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ट्रेन रॉबरी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, बॉम्ब अटैक ऑन ए वाइट जज किंग्सफोर्ड, नासिक कॉन्स्पिरेसी, जैक्सन ए कलेक्टर वॉज शॉट डेड। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं काकोरी केस की, तो ट्रेन रॉबरी थी, आपको पता होगा। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले बात की थी। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में ना बॉम्ब अटैक तो किया गया था, लेकिन वो किंग्सफोर्ड नहीं थे। ठीक है ना, वो किंग्सफोर्ड नहीं थे। ये आपको प्रफुल्ला चाकी वाला केस है, मुजफ्फरपुर कांड। यहाँ पे अगर वाइट जज, वो हार्डिंग थे। ठीक है, वो हार्डिंग थे। ठीक है, हार्डिंग, तो हमारा दूसरा रॉन्ग हो गया, पहला करेक्ट है। तीसरा नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, आपको पता होगा, जैक्सन जो एक कलेक्टर था उनको शॉट डेड कर दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो 1 और 3 करेक्ट है, तो 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो ओनली 2 हो जाएगा आंसर। कह रहा ड्यूरिंग द CDM आर्टिकल ड्यूटी ऑफ डिसलॉयल्टी। देखो, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाने की कोशिश किया हूँ ना, जो आपको परेशान करे, आपके एग्जाम को थोड़ा इजी करे। ठीक है, अगर आप पहले ब्लीड करोगे तो आगे ज़्यादा फायदा होगा, इसका मैंने पूरा ध्यान रखा है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ डिसलॉयल्टी की बात करें, ये एक आर्टिकल था जो लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ड्यूटी ऑफ डिसलॉयल्टी, और इसको इशू किया गया था यंग इंडिया के पब्लिकेशन में मार्च 27, 1930 को। ठीक है ना, मार्च 27, 1930 को पब्लिश किया गया था इसको। ठीक है, और उन्होंने ब्लंटली कहा था कि देर वॉज नो हाफ वे हाउस बिटवीन एक्टिव लॉयल्टी एंड एक्टिव डिसलॉयल्टी। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि इंडीड लॉयल्टी जो है वो एक स्टेट है जो कि
एक स्टेट है माइंड का, और अगर करप्ट हो आप तो एक पाप है, डिस्लॉयल्टी एक वर्च्यू है, ठीक है ना। चलिए, और ये किस लिए कहा गया था, तो जो वेव ऑफ इंस्पिरेशन आ रहा था लोगों के बीच में, जो विलेज ऑफिशियल्स जो रिजाइन कर रहे थे अपने पोस्ट पे, या फिर कोई भी ऑफिशियल्स हो गए, उनके लिए ये बात को कहा गया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट अकॉर्डिंग टू द कम्युनल अवार्ड दैट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड। तो रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा किनको सेपरेट इलेक्टोरेसी की बात की गई थी। जो कम्युनल अवार्ड है वो अनाउंस किया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा, ठीक है। वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया गया था, ये तो पता होगा, ठीक है। इसमें ये कब किया गया था, तो अगस्त 16, 1932 को। कम्युनल अवार्ड में मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन और मराठास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, ठीक है ना। वैसे जो अरेंजमेंट थे डिप्रेस्ड क्लासेस के, वो लगभग 20 ईयर्स का बनाया गया था। जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे वो डिक्लेयर किए गए एज पर देयर स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी। तो डिप्रेस्ड क्लासेस 1 हो जाएगा, फिर वुमेन, मराठास, एंग्लो इंडियंस, सिख, पांचों के पांचों हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब बताओ, अगर आप इसको पढ़ते नहीं तो क्या आप कभी भी ये मराठास मारते क्या? मराठास तो नहीं मार पाते आप, है ना। मतलब मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि इस चीज़ों के में क्वेश्चन में कुछ यूनिक मिलेगा आपको, कुछ यूनिक मिलेगा तो आप गलत करोगे तो आप फंसोगे, है ना। तो उसका ध्यान रखा गया है खास करके। चलिए, अब बायो वाले सेगमेंट में चलते हैं तेजी से। बैक्टीरिया इनहिबिट्स इन, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ इनहिबिट करता है? देखो, बैक्टीरिया वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म है। बैक्टीरिया इनहिबिट करेगा मोस्ट इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट में, जहाँ वो नहीं रह सकता वहाँ भी वो रह सकता है। जैसे हॉट स्प्रिंग में भी करेगा, वो इनहिबिटेट कर सकता है, और डीप सी में भी कर सकता है, डीप सी थर्मल वेंट्स में भी कर सकता है, और आइस में भी कर सकता है, अंटार्कटिका में। तो यहाँ पे हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलिए, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जॉर्ज मंडल ने प्रपोज किया 4 कॉपीज ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग ट्रेट्स दैट प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड कहता है दीज जीन्स मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये बात जानिए, जॉर्ज मंडल ने प्रपोज किया था 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर को प्रपोज किया था, जिसको हम लोग कहते हैं जीन्स, ठीक है, जो कंट्रोल करती है ट्रेट्स को। वो प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो याद रखिएगा 2, तो यहाँ पे 4 कॉपीज ऑफ फैक्टर कह रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर था जिनको उन्होंने प्रपोज किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये जो 2 तरीके के होते हैं वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और मे बी डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे उनके पेरेंटेज पे, ठीक है। तो बिल्कुल सेकंड एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा, आंसर हो गया बी। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर सेल्स। सेल्स के लिए कौन कौन ट्रू है? सेल्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1655। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1655 में। अब देखो, सेल्स को पहले डिस्कवर किया गया बाय रॉबर्ट हुक इन 1655, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्लियर है। तो देखिए, सेकंड कह रहा है रॉबर्ट ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉग स्लाइस विथ द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सेल्स जो है वो पहली बार डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा इन 1665, ठीक है, 1665 में किया गया था। देखो यहाँ पे ना थोड़ा डेट का क्लीचे है, वैसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना 1665 में किया गया था, ना कि 55 में। यहाँ पे आपको इजीली फंसा सकता है, खासकर स्टेट पीसेस तो जरूर फंसा सकता है, ठीक है। तो 16, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा, तो रॉन्ग हो गया। तो चलो, अगर आपको ये ध्यान होता तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये ध्यान नहीं भी है तो हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं सेल्स को कॉर्क स्लाइस में, जिसमें यूज करते हैं वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड कह रहा है लुई हॉक 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर करते हैं फ्री लिविंग सेल्स को इन पॉन्ड वाटर इन द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। देखो, तो लुई हॉक जो है 1674 में वो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में पहली बार डिस्कवर करते हैं। अब हम लोग बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 में जो डिस्कवर करते हैं न्यूक्लियस सेल ऑफ न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। परकिंजी जो है 1839 में वो प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, 2 and 3 इज करेक्ट। पहला सिर्फ इसलिए नहीं करेक्ट है क्योंकि ये 1655, मैं फर्स्ट टाइम इसको बना रहा था तो मुझे लगा ना कि ये तो करेक्ट है, इसमें गलत क्या दे रहा है, लेकिन जब आप उसके क्लोज जाओगे, चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे, तब पता चलेगा। चलिए,
अब देखिए हम लोग टिश्यू की बात कर लेते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है। इसमें कह रहा है करेक्टली लिस्ट 1 लिस्ट 2 पैरेन्काइमा आखिर क्या प्रोवाइड करता है, किस चीज़ को, क्या क्या कैसे कैसे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानिए पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है ना, वो एक तरीके का परमानेंट टिश्यू है। इसमें रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं, थिन सेल वॉल मिलेंगे, थिन सेल वॉल्स मिलते हैं, थिन सेल वॉल्स मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर बात करें तो यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा करता क्या है, टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को, और फूड को स्टोर करता है। तो ए का तो 2 हो गया हमारा। चलिए अब बात करते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू का। कोलेनकाइमा टिश्यू ये कंपोज होता है इलोंगेटेड लिविंग सेल से और अनइवन प्राइमरी थिक वॉल से, मतलब थिक वॉल होगा लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये हेमी सेलुलोज पार्ट का होता है, सेलुलोज भी होता है और पेक्टिन मटेरियल से भी बना होता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट में, यह कोलेनकाइमा की वजह से होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ द कोलेनकाइमा। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी वाले ऑप्शन में आराम से चले जाइए। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी और अलाउ करता है इजी बेंडिंग वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट पे। अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की, बात कर लेते हैं। स्क्लेरेन्काइमा यह कंपोज होता है डेड सेल से, मरे हुए सेल से, जो कि हेविली थिकेंड होता है, मोटे मोटे वॉल्स होते हैं। इसमें लिगिन होता है और हाई सेलुलोज कंटेंट होता है। यह जो टिश्यू होता है वो प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ वाला प्रोपोर्शन इसी से बनता है, ठीक है। तो डी का 4 हो जाएगा। तो ए का A2 B3 A2 B3, चलिए ठीक है। D4, डी का 4 तो मतलब यहाँ मिल रहा है और बाकी कहीं नहीं मिल रहा है, तो आंसर हमारा डी हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए स्क्लेरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। तो ये बियोन्सी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा का तो मैंने कुछ गलती किया है, मैंने ये गलती किया, मैंने स्क्लेरेन्काइमा बोल के और एरेन्काइमा में टिक लगा दिया। तो 3 का 4 हो जाएगा, आई एम सॉरी। तो सी का 4 हो जाएगा, ठीक है, सी का 4 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ सी का 4 सिर्फ एक ए और सी में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 1 एंड 2 3 4 1, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्लेरेन्काइमा बोल के मैंने एरेन्काइमा में लगा दिया। एरेन्काइमा जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो बियोन्सी प्रोवाइड करता है प्लांट को, एरेन्काइमा, ठीक है। चलिए एरेन्काइमा टिश्यू की बात कर लेते हैं। ये मॉडिफाइड पैरेन्काइमा है। एरेन्काइमा जो है वो मॉडिफाइड पैरेन्काइमा है, जहाँ पे सेल जो होता है वो अरेंज होता है रेगुलर एयर स्पेसेस में, जो फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन ऑफ प्लांट, जो प्रोवाइड करता है बियोन्सी, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट में ज़्यादा ये देखने को आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करेंगे तो। चलिए कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीजन एंड स्टेटमेंट आर गिवन। असर्शन कर रहा है हस्क ऑफ ए कोकोनट ट्री इज हार्ड एंड स्टिफ। हस्क जो होता है कोकोनट ट्री का हार्ड एंड स्टिफ होता है, ठीक है, बिल्कुल। इट इज मेड अप ऑफ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू दैट इज स्क्लेरेनटोस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा मोड का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना दोनों करेक्ट है और असर्शन और रीजन भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा होता है ना वो लिग्निफाइड होता है, जो कि उनको थिक बनाता है, ठीक है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो प्लांट को स्टिफ करेंगे और हार्ड करेंगे। उनके जो वॉल्स होते हैं वो थिक हो जाएंगे और कोई भी इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल नहीं बचेगा। ये जो टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है स्टेम्स में, अराउंड वस्कुलर बंडल्स में और वेन्स ऑफ द लिप्स में, और कुछ हार्ड कवरिंग्स जैसे सीड्स हो गए, नट्स हो गए, वहाँ आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए 38 कह रहा है चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कह रहा है तो स्क्लेरेन्काइमा नो इंटरनल स्पेस, बिल्कुल करेक्ट है। पैरेन्काइमा वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल करेक्ट है। कोलेन्काइमा वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो स्क्लेरेन्हाइमा था, देखो यहाँ पे मैंने स्क्लेरेन्काइमा पढ़ दिया, स्क्लेरेन्हाइमा है जहाँ पे कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे ना, उसमें लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं जिसमें थिक और लिग्निफाइड सेल होते हैं। वैसे वॉल्स जिसमें न्यूमरस प्रोटोप्लास्ट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो लैक होता है स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही आराम से पढ़ने वाली चीज़ें हैं, आप कभी भी हरी में मत पढ़ना क्योंकि गलतियां होती हैं। मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियों से सीखा, तो मुझे कुछ बेनिफिट मिला है लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर सेल्स ऑफ कॉक आर डेड, ठीक है। तो दे ऑल्सो हैव द सब्सटेंस कॉल्ड सबयूरिन इन देयर वॉल्स। देखो जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होते हैं ना, तो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो उनमें कुछ चेंज होता है। एक स्ट्रिप हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम का, जो कि लोकेटेड होता है कॉर्टेक्स, जो कि कॉर्टेक्स लेयर ऑफ द सेल्स में, और यही लेयर जो होता है ना उसी में कॉर्क होता है, ठीक है।
सेल्स ऑफ कॉक जो होता है वो डेड होता है और बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होता है बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के। दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रक्चर सब्सटेंस कॉल्ड स्यूबेरिन। सबेरिन जो होता है वो उनके वॉल में होता है और ये क्या करता है, गैसेस एंड वाटर को एक तरीके से पास करता है इधर उधर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए 40 पे चलते हैं। कह रहे हैं जाइलम के बारे में कौन सा करेक्ट है, ठीक है, जाइलम के बारे में। तो जाइलम के बारे में क्या करेक्ट होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले समझो जाइलम जो होता है वो उसमें ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। जाइलम, देखो जाइलम में क्या होता है, मैं इसको कैसे याद किया था, ऐसे एक्स बनेगा मतलब रूट से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरह ध्यान रखना। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये रॉन्ग हो गया। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पहला तो रॉन्ग हो गया हमारा, तो पहला रॉन्ग हो गया तो ऑप्शन तो ये एलिमिनेट हो गया। जाइलम जो होता है उसमें आपको देखने को क्या क्या मिलेंगे, देखने को ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो होते हैं उसमें थिक वॉल्स होते हैं और ये खास करके डेड सेल से बने होते हैं उनके नेचर में। ट्रैकेट्स जो होता है वो वस्कुलर और ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जो अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम। जो पैरेन्काइमा जाइलम में ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होता है वो थिक वॉल्स होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जाइलम कंसिस्ट करता है ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम, पैरेन्काइमा, ठीक है। जो पैरेन्काइमा होता है उसका मेन काम होता है स्टोर करेगा फूड को, फूड स्टोरेज का, ठीक है। चलिए तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। 41 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर फिलोएम। जाइलम पढ़ लिए तो फिलोएम जान लेते हैं। यह ट्रांसपोर्ट करता है फूड्स को फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि फिलोएम ऊपर से नीचे की तरफ लाएगा और जाइलम रूट से लेके जाएगा। तो फ्लोएम जो होता है वो 5 टाइप ऑफ सेल से बना होता है, ये तो पहले समझो। सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स जो होता है वो ट्यूबुलर सेल्स होता है जो आपको वॉल में सेट रहता है। फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर की बात कर ले, अदर फ्लोएम सेल्स जो होता है वो लिविंग सेल्स होता है। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड सेल होता है, बाकी सारा का सारा लिविंग होता है, ठीक है। सेकंड कह रहा है फ्लोएम इज मेड ऑफ 5 टाइप्स ऑफ, बिल्कुल करेक्ट है। 5 टाइप्स ऑफ सेल मैंने आपको बता दिया, पांचों का नाम ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि किसमें जो कौन सा डेड होता है कौन सा लिविंग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होता है उसको छोड़ के बाकी सारे लिविंग सेल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स, बिल्कुल परफोरेटेड वॉल्स होता है, पोरस वॉल होता है। तो यहाँ पे 2 and 3 and 1 तीनों करेक्ट है, आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या करेक्ट है, ठीक है, समझते हैं। अगर बात करें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो जो कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं एनिमल बॉडी पे वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू की बात हो तो कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। एपिथेलियल जो कवर होते हैं वो मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज होती है बॉडी के अंदर, वो कवर करती है मोस्ट ऑर्गन्स को और कैविटीज को जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। साथ में ही एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो कवर करती है, वो बनाती है एक बैरियर जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को सेपरेट करती है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलाई, किडनी, ट्यूब्यूल्स और ये सारे के सारे आपको एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए मिलते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। तो द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड कह रहा है एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस सीट। इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ये जो एपिथेलियल सेल होते हैं ना वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये चीज़ों को कॉम्पैक्ट करते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है इसमें। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, सेकंड रॉन्ग हो गया। तो एलिमिनेट करके देखते हैं, हमारा आंसर हमारे हाथ में है। थर्ड कह रहा है एनीथिंग इंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोई भी जो इंटर कर रही है हमारे बॉडी में या लीव कर रही है बॉडी को वो क्रॉस करेगी एक लेयर ऑफ एपिथेलियम से, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, परमिएबिलिटी जो होगी सेल की वो बहुत ही ज़्यादा, परमिएबिलिटी के लिए एपिथेलियम सेल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। परमिएबिलिटी मतलब जो पास कर रहा है, जो अलाउ कर रहा है उस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट होने में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कनेक्ट करने की बात हो रही है। ब्लड जो है एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है,
जो सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू का वो लूजली स्पेस्ड होता है और एम्बेडेड होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा ये जो स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ब्लड जो होता है वो एक एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। साथ साथ में ही द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर टाइटली स्पेस्ड। टाइटली स्पेस्ड होता है कि नहीं होता है थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो उनकी ब्लड मैट्रिक्स होती है या जो मैट्रिक्स होती है वो बहुत ही लूजली स्पेस्ड होती है। फ्लूइड डेंसिटी, जेली लाइक फ्लूइड, ये सब एक में मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगी, ठीक है ना। जो नेचर होगा मैट्रिक्स का वो डिफर होगा डिफरेंट फंक्शनल वेरिएबिलिटी के लिए, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, टाइटली नहीं। तो हमारा आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। चलिए, कह रहा बच्चा द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर मस्क्यूलर टिश्यू। अब बात करते हैं मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। मस्क्यूलर टिश्यू मेनली उसमें इलोंगेटेड सेल्स, जिसको हम लोग मस्क्यूलर फाइबर्स भी कहते हैं, वो होता है। जो टिश्यू होता है मस्क्यूलर टिश्यू वो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट की हमारे बॉडी में। मसल्स में बेसिकली स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल्स में जो प्रोटीन होते हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है मूवमेंट के कॉज को। ये जो मसल्स होते हैं उसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली अटैच होते हैं बोन से और बॉडी को हेल्प करते हैं उसके मूवमेंट में, ठीक है। अब देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, जिसको हम लोग मस्कुलर फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मस्कुलर कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ऑब्वियसली करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब कहते हैं डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो कि कॉज होता है ड्यू टू चेंज इन द, किसकी वजह से चेंज होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम की वजह से ये हो जाता है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि इसका वजह होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का हेरफेर, ठीक है। जो 21st पेयर होता है ना क्रोमोजोम का, वो 3 हो जाए, 21st पेयर 3 हो जाए 2 के बदौलत, मतलब टोटल जो 21 × 2 हुआ उसमें जो 21वां था ना 21st, वो 2 की जगह 3 हो जाए, ठीक है। तो क्रोमोजोम ग्रुप क्या हो जाएगा, तो क्रोमोजोम ग्रुप के मतलब 3 हो जाए 2 की जगह पे, ठीक है ना। तो क्रोमोजोम ग्रुप हो जाएगा आपको 2x + 1, क्रोमोजोम नंबर 21 अगर आप मान के चलो इसको अगर आप इसको अवॉइड भी करते हो तो बस समझना 21st नंबर में अल्टरेशन हो जाता है, ठीक है। और इसी डिजीज़ को, जो ये सिंड्रोम है, इसको मंगोलियन इडोशी भी कहते हैं, ठीक है ना, मंगोलियन इडोशी भी कहते हैं, ठीक है। 21st में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर ऑफ डिजीज एंड इट्स रिलेटेड सिम्टम। इसमें से मिसमैच्ड पेयर को आइडेंटिफाई करना है। देखो, सबसे पहले जब समझो कि फेलिंगटोनियम न्यूरिया, फेनाइल केटोनूरिया, ये जो होता है ये एक इनहेरिटेड एरर है। किसमें इनहेरिटेड एरर होगा, मेटाबॉलिज्म में, जो कि कॉज होता है डिफिशियंसी ऑफ फेनलाएमीन हाइड्रोक्सिलेज, जो कन्वर्ट करता है फेनलाएमीन को टायरोसिन में, ठीक है। तो अगर डिफिशियंसी हो जाए इस एंजाइम की, किस एंजाइम की, फेनलाएनीन हाइड्रोलेज का, तो ये बेसिकली ओवर प्रोडक्शन हो जाता है आपको। तो हमारा क्या होता है ना, बॉडी में सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिबो मतलब सेरिबेलम मतलब ब्रेन वाला पार्ट, और जो स्पाइनल जो होता है उसमें फ्लूइड होता है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस बढ़ जाता है, मेंटल रिटार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यूरिन टर्न्स ब्लैक, तो ये तो फेल हो गया, पहला ही हमारा ऑप्शन मिल गया। डाउन सिंड्रोम फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना, जो 21वें क्रोमोजोम में डिफरेंस होता है। एक होता है आपको क्लिन्सफेल्टर सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम होता है इसको हम लोग XXY सिंड्रोम भी कहते हैं। एक जेनेटिक कंडीशन है जो रिजल्ट होता है जब कोई इंडिविजुअल मेल जो होता है, जो बेसिकली मेल वो बॉर्न होता है उस वक्त, ठीक है ना। तो स्टेराइल मेल्स को कर देता है ये, मतलब उसको नपुंसक बना देता है। टर्नर सिंड्रोम स्टेराइल फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जैक्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो ये किया था बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, जानना जरूरी था। तो ये हो हमारा आज का सेशन। अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम IHP सिंप्लीफाइड, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर देयर। और अगर कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, देखो टेस्ट तो दे नहीं रहे हो आप लोग, लेकिन ठीक है, जैसा भी दे रहे हो ठीक है, अच्छी बात है। धीरे धीरे करके प्रोसीड करो, जो डाउट्स होगा आप हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। ये रहा हमारा आज का टेस्ट, और लेट्स होप फॉर द डे 8th। थैंक यू।